हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। और जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं नई वीडियोस लेके आ जाऊं, पीबीटीए की ऑलरेडी मैंने डाल दी थी वीडियो। ठीक है, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपटीशन एक्ट। सर, कंपटीशन एक्ट में क्या चेंजेस हैं क्या? कंपटीशन एक्ट में बच्चे चेंजेस मैं आपको क्या बताऊं, मेजर चेंजेस नहीं है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। बट आपको दिखेगा कि इसके पेजेस जो हो गए हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, पेजेस इंक्रीज हो गए हैं इन कंपैरिजन टू अगर प्रीवियस मॉड्यूल आप देखते हो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं सीधी सीधी बात बता दूं, कुछ नहीं हुआ है। रेगुलेशंस जो है हमारे वो ऐड ऑन कर दिए हैं इन्होंने थोड़े बहुत, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें समझा दी हैं जो मुझे लगता है कि डुप्लीकेशन भी है, तो कहीं ना कहीं वो ईजी है उनके लिए जो खुद से पढ़ते हैं और हमारे जैसे बच्चों के लिए जो खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, अब उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम रिवीजन करते टाइम ऑब्वियसली वो डुप्लीकेट चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब आईसीआई तो आईसीआई ठहरा है, थोड़ी बहुत गलतियां भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ डेज में कंफ्यूजन है। एक है जहां पर सीसीआई को जो है 90 डेज के अंदर करना, मतलब पहले 210 डेज थे कि सीसीआई का कमीशन से रिलेटेड कुछ कि डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, तो लेकिन अब उसे 90 डेज कर दिया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नीचे जब समराइज किया आईसीआई ने यहाँ पर अपनी बुक में, तो एक जगह 90 डेज लिखा है, एक जगह सेक्शन में 90 डेज लिखा है और समराइजेशन में उन्होंने 210 डेज लिख दिया है। तो ऐसी दिक्कतें भी हैं। पर ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स नहीं है। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है कॉम्पिटिशन एक्ट में। बट मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये डेज वाला भी पंगा था, दूसरा मैंने जो पहली वीडियो डाली थी वो काफ़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि वो सबसे पहली वीडियो थी जो मैंने इस चैनल पे अपलोड करी थी। 2 लाख के अराउंड उस पर व्यूज़ होने वाले हैं। 1,70,000 मुझे लास्ट याद है जब मैंने देखा था, तो थे उसी के अराउंड होंगे, तो 2 लाख के अप्रॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना रेगुलरली मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, फिर भी आप लोग जुड़े हुए हैं चैनल से और आप लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अमूमन मैं इतना टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, स्टार्टिंग में वीडियो में डायरेक्ट शुरुआत करता हूँ, बट ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं एक चैप्टर रिकॉर्ड करने चाह रहा हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कंपटीशन एक्ट। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने पुराने तरीके पे और सीधा बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपना। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि कंपटीशन एक्ट जो था वो हमारा सिलेबस में है, और अब कंपटीशन एक्ट जो है हमारा उसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं और अभी भी सिलेबस में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले कंपटीशन एक्ट आया क्यों था ये मैं आपको बता दूं। कंपटीशन एक्ट जो था वो इसलिए आया था कि लोग क्या कर रहे थे अपनी मनमानी। कंपटीशन जो होता है ना, वो आप सबको पता है कि होना बहुत जरूरी है। अगर आज अपनी टीचिंग फैकल्टी में भी ना देखो, अगर मतलब अगर कंपटीशन ना होता, जरूरी है, कंपटीशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपटीशन हमें मजबूर करता है कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं उन्हें अच्छा और अच्छा कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, वरना लोग अपनी मनमानी करेंगे। मोनोपोली किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, ये सब आपको आपको भी पता है। ठीक है, उतनी हर जगह पे, मतलब अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मोनोपोली अच्छी नहीं होती, बट हाँ, अब आईआरसीटीसी में मोनोपोली है बट वो गवर्नमेंट है, तो वो अलग चीजें हो गई। बट कंपटीशन होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको बता दूंगा इसके, वो हमारे पेपर में भी एक बार पूछे गए थे। बट कंपटीशन होना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि कंज्यूमर के साथ अन्याय ना हो, कंज्यूमर जो हम लोग कस्टमर होते हैं उनके साथ अन्याय ना हो, इसीलिए कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि रिविजनल वीडियो है, तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर को कंप्लीट करें। ठीक है, तो भाई कंपटीशन एक्ट जो है हमारा 2002 का, ये हमारा है, और इसमें हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, कंपटीशन की डेफिनेशन तो आप बता दो क्या है। अगर कंपटीशन कंपटीशन इतना कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंपटीशन की डेफिनेशन जो है, कंपटीशन की डिफाइन जो है, वो हमारा कंपटीशन एक्ट ने नहीं दे रखी। तो सर किसने दी है? मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक और जो ओईसीडी होता है, ओईसीडी हमने जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ते हो तो उसके बारे में आप पढ़ते हो, ओईसीडी के बारे में मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ये लोग रिकमेंडेशंस वगैरह देते हैं, उन सब चीजों से रिलेटेड है। इन लोगों ने क्या क्या कंपटीशन की डेफिनेशन दी है, और कंपटीशन की जो डेफिनेशन दी गई है वो मैं आपको बता दूं। कंपटीशन की डेफिनेशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि कंपटीशन जो होता है हमारा, वो कोई भी एक ऐसा सिचुएशन होता है मार्केट में जहां जहां पर फर्म और सेलर जो होते हैं इंडिपेंडेंटली स्ट्राइक करते हैं बायर्स के पैट्रोनेज के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, एक तो प्रॉफिट हो गया, एक सेल्स हो गया, और मार्केट में शेयर हो गया। मतलब जिनका मतलब यही ना कि मार्केट में अच्छा खासा शेयर हो मेरा,
ठीक है, शेयर वो शेयर बाजार वाला नहीं है, मार्केट का एरिया जो होता है हमारा पूरा मार्केट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप आईटीसी की बात करो तो सिगरेट्स का उनका जो चलता है वो 75% के अराउंड, मैंने पढ़ा है कि 75% आईटीसी के सिगरेट बिकते हैं, तो उनका मार्केट शेयर 75% है, आप ऐसे कह सकते हो। सेल्स बढ़ाना ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट बढ़ाना ऑब्जेक्टिव होता है, ये हमारा एक नॉर्मल होता है। तो कॉम्पिटिशन वो होता है जहां पर सेलर जो होते हैं वो लड़ाई करते हैं आपस में लड़ाई करते हैं, मतलब रियल वाली लड़ाई नहीं, लेकिन आपस में लड़ाई करते हैं। ऐसी मार्केट मतलब कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट होना, ऐसी सिचुएशन मार्केट में, ऐसी सिचुएशन होना, बहुत सिंपल सी बात, एक लाइन में खत्म करता हूं, मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन होना जहां पर सेलर जो होते हैं या फर्म्स जो होती हैं वो आपस में लड़ाई करती हैं बायर्स के लिए, किस चीज को पाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट है, सेल्स है और मार्केट शेयर है। ठीक है, कंपटीशन का नीड क्या था आप सबको मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपका मतलब बहुत बेसिक है, ये आप एक रीड कर लीजिए, पेपर में भी इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछ लिया जाए। बट हाँ, एक लाइन में हमेशा पूछता हूँ कि मतलब जब एमसीक्यूज वगैरह भी पूछता हूँ तो मैं ये वाली लाइन जरूर पूछ लेता हूँ, प्री रिक्विजिट क्या है गुड कॉम्पिटिशन का। तो आपको ये बात याद होना चाहिए, प्री रिक्विजिट जो है हमारा गुड कॉम्पिटिशन का वो ट्रेड है। क्या है? ट्रेड है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा एक ये आप इसको रीड कर सकते हैं, द एसेंस ऑफ फ्री ट्रेड क्या हो सकता है कि बाय इन द चीपेस्ट मार्केट विच वन कैन फाइंड, दूसरा सेल इन द डियरेस्ट मार्केट जहां पर विच वन कैन फाइंड। तो ये इतना, ये थोड़ा बेसिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल ऑफ कंपटीशन, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, और उतना ही अच्छा मतलब कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि होंगे उस तरीके से ही। जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा अच्छा करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा करेंगे, लोगों को अच्छा मिलेगा, लोग परचेज करेंगे, इकोनॉमी डेवलप करेगी, मतलब ये सारी चीजें आप ध्यान दे सकते हैं। कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ के बारे में बात कर रखी है, ये आप रीड कर लीजिएगा, ये पेपर में नहीं पूछेगा, आई श्योर यू। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को नहीं लगता कि हम रिवीजन में इसका टाइम वेस्ट करें इस पर जाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से हैं, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज जरूर पढ़ाऊंगा जहां पर हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कंपटीशन एक्ट के। तो इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कंपटीशन एक्ट के, तो ये मैं हर बार पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्या आपको चार चीजें याद रखनी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कोई भी कंपटीशन को रोके नहीं। मतलब सबसे पहला ये जो एक्ट आया था, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपटीशन एक्ट का, ऑब्जेक्टिव यह है इस कंपटीशन एक्ट का कि सबसे पहले कोई भी किसी भी तरीके से कंपटीशन को रोके नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रमोट करना कंपटीशन को, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा अच्छा है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड देना, एंड द लास्ट अदर मैटर इंसिडेंटल टू। बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यही बोला गया है सबसे पहला कि प्रिवेंट करना प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन के अफेक्ट कर रही हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, प्रमोट करना कंपटीशन को मार्केट में, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्री ट्रेड करना, और हमारा जो है मैटर इंसिडेंटल देयर टू। ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए हमारा ये सारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इस एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स ये सारे थे। मतलब किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स तो निर्धारित करने होंगे। तो इन्होंने इस चीज को पक्का किया था कि हमारे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस कॉम्पिटिशन एक्ट के। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव से ये काम करेगा एक्ट। तो आपको ये ध्यान रखने होंगे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है या फिर कहीं पर भी आप घुसा के लिख सकते हो किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि हमारा जो एक्ट है वो किस तरीके से, एज अ ग्लांस जो है वो इस तरीके से है, आप इसको रीड कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। हम डायरेक्टली चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो आता है वो प्रीलिमिनरी आता है। प्रीलिमिनरी में हमारे पास जो आता है सेक्शन नंबर 1 वो हमेशा ये होता है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है होल ऑफ इंडिया है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, और ये हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ला सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 मतलब सेक्शन नंबर 1 आपको भी पता है ये पूछा नहीं जाएगा कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसलिए हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं अपनी रिविजनरी क्लास में। इसके बाद डेफिनेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी सबसे पहले जो आती है वो एक्विजिशन की आती है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन की डेफिनेशन का हम यूज तब करते हैं जब हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी एक्ट में, और हम उसके बारे में जो है गो थ्रू करेंगे कि क्या है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। आगे ही देखते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं टाइम वेस्ट करता, डायरेक्टली एक्विजिशन का मतलब बता देता हूँ। एक्विजिशन का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एक्वायर करना या एग्री करना एक्वायर करना। मतलब अगर आपने एग्री भी कर लिया किसी को एक्वायर करने के लिए, एग्री भी कर लिया एक्वायर करने के लिए, तो उसको भी एक्विजिशन माना जाएगा। क्या एक्वायर करना है? शेयर्स एक्वायर करना, वोटिंग राइट्स एक्वायर करना, या किसी भी एंटरप्राइजेस के एसेट्स को एक्वायर करना। ठीक है, या फिर कंट्रोल लेना मैनेजमेंट का, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। तो ये मेरे को लगता है इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करने वाली बात थी। एक्विजिशन का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर करना या एग्री करना एक्वायर करने के लिए किसी के भी शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स और कंट्रोल, या फिर मैनेजमेंट का कंट्रोल। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, मैंने आपको बोला था ना हम कॉम्बिनेशन में इसका जो है एक्विजिशन का मतलब अच्छे से देखेंगे। अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से
सुनना होगा, समझना होगा। अग्रीमेंट का मतलब जो होता है वो ये होता है, एग्रीमेंट जो होता है वो इंक्लूड करता है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये हमारा एक तरीके से मीनिंग नहीं लिखा है, एग्रीमेंट मीन्स नहीं लिखा है, एग्रीमेंट इंक्लूड करता है किसी भी तरीके का अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट, चाहे वो रिटर्न हो या फॉर्मल हो, राइटिंग में हो, ठीक है, या फिर आपका अगर ये ओरल भी हुआ तो भी माना जाएगा। मैं आपको बता दूं, अग्रीमेंट जो होता है वो चाहे रिटर्न हो या ओरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको भी, मतलब अगर ओरल अग्रीमेंट है तो भी अग्रीमेंट माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि वो नहीं माना जाएगा। और दूसरा, चाहे वो लॉ के अधीन में आता हो या ना हो, अधीन मतलब भले ही एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हो या ना हो, मतलब अगर आपने किसी को मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो अग्रीमेंट किया तो वो भी अग्रीमेंट माना जाएगा। हालांकि मतलब मैं आपको बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अग्रीमेंट क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने मारने वाला, ठीक है, तो चाहे वो लॉ के अधीन में फॉल करता हो या ना करता हो, एनफोर्सेबल लॉ हो या ना हो, फिर भी उसे अग्रीमेंट माना जाएगा। तो मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है और नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो सकता है, उसको अग्रीमेंट माना जाता है। दैट्स इट, ठीक है। अग्रीमेंट की डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हम सेक्शन नंबर 3 पे जाएंगे तो हम एंटिटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नोट्स है हमारे, जैसे मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है। अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉमन कोर्स ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर इन्वॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन द पार्टीज, ईच ऑफ होम जो है वो हमारा एक्ट करता है इन अ सर्टेन वे, जो भी उनका आपस में अग्रीमेंट हुआ है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो मैंने आपको एक तरीके से ये बता दिया कि अग्रीमेंट्स हमारे ये होते हैं, दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं जो हम एक्ट में हम पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, एक वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट अगर मैं आपको बता दूं ना तो क्या होता है, अगर एक लाइन में इसका मतलब बताऊं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जहां पर कोई भी एंटिटी आपस में एग्रीमेंट करती है जो सेम लेवल पर ऑपरेट करी है, जो सेम लेवल पर ऑपरेट करी है उसको हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहा जाता है। जबकि अगर मैं वर्टिकल एग्रीमेंट्स की बात करूं तो ऐसे प्लेयर्स जो डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं वो अगर आपस में एग्रीमेंट करें तो उसको हम वर्टिकल एग्रीमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 में, अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एपलेट ट्रिब्यूनल वही हमारे जो हमारे एनसीएलटी होती है उसके बारे में बोला गया। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम होता है कार्टेल। कार्टेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कार्टेल का मतलब क्या होता है, कार्टेल इंक्लूड करता है एसोसिएशन, मतलब कोई भी एक ग्रुप बनाना, एसोसिएशन बनाना, किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, ठीक है, जो आपस में अग्री करते हैं, मतलब ये लोग आपस में अग्री कर लेते हैं, या तो वो लिमिट करेंगे या कंट्रोल करेंगे या अटेम्प्ट टू कंट्रोल करेंगे किसका क्या, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स या प्राइस या ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर इन सब चीजों का एसोसिएशन बना ली, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सी बात होती है, हम 4 लोग जो है सीमेंट बेचते हैं, ठीक है, और हमने अंबुजा सीमेंट हो गया या फिर बाकी सारे सीमेंट वाली वो हो गई, फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो सीमेंट छोड़ो, मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं, एक पेप्सी हो गया और कोका कोला हो गया, इन दोनों ने आपस में क्या करा, एग्रीमेंट बना लिया कि हम लोग लिमिट कर देंगे प्रोडक्शन को या कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन को, या अटेम्प्ट कर रहे हैं कंट्रोल करने का प्रोडक्शन को, या फिर सेल्स को लिमिट कर रहे हैं, प्राइसेस को एक साथ बैठ के बात करें। अगर ये दोनों मिलके एक साथ मिलके एक कार्टेल बना लेते हैं और फिर उसके हिसाब से चलते हैं तो फिर उस केस में बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा हम कंज्यूमर्स के लिए। तो उसी को रोकने के लिए इसको जो है कंपटीशन एक्ट में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और पेनल्टीज लगाई गई हैं। तो कार्टेल का मतलब होता है जहां पर एसोसिएशन बना लिए जाते हैं प्रोड्यूसर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, जहां वो एक साथ अग्री करते हैं लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अटेम्प्ट करते हैं लिमिट और कंट्रोल करने के लिए, किस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल्स को, प्राइस को या फिर ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। दैट्स इट, वेरी वेरी वेरी, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं तो उसको कार्टेल बोला जाता है। जो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उन सबको एक साथ अगर इकट्ठा कुछ बुलाना है तो हम कार्टेल बुला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 केसेस हैं जो हमारे नीचे आते हैं और वो आप बाद में पढ़ लेना। ये यहाँ से अगर मैं बात करूं केस नंबर 21, ये हमारे 2 ऐसे केसेस हैं, ऊपर वाला मैंने छुड़वाया नहीं है, अभी मैं वापस जाऊंगा। ये केसेस ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं, 2 केस लॉज हैं, ये 2 केस लॉज हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाले 2 केस लॉज हैं इसको आप रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जहां पर सीसीआई ने, सीसीआई का मतलब पता है आपको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, गुड, ये करता धरता है इसका, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पेनल्टी लगाई थी जहां पर लोगों ने कार्टेल बनाया था। तो ये 2 केस लो आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से सीसीआई पेनल्टी लगा सकता है। बट मैंने आपको कार्टेल का मतलब बता दिया तो पेपर में आपको बहुत इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्टेल की कुछ डेफिनेशन देखो, आप कार्टेल को यहाँ पर थोड़ा कैसे बांट के इन्होंने बताया। अब पुरानी बुक आप देखोगे ना उसमें ये सब नहीं था, जैसे ब्लू में जो आ रहा है। कार्टेल जो होता है वो तब माना जाता है जब दो पहले एक आदमी तो कार्टेल बना ही नहीं सकता, पहली बात, 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइजेस एक्सप्लिसिट, मतलब या तो खुले तरीके से मतलब छुप के भी प्राइस को फ्लेक्स कर लेती है, लिमिट कर लेती है प्रोडक्शन और सप्लाई को, मार्केट शेयर को एलोकेट कर लेती है, और या फिर कॉल्यूसिव बिडिंग में आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, कॉल्यूसिव बिडिंग में आ जाती है या बिड रिगिंग में आ जाती है तो उसको माना जाता है कार्टेल। अब कॉल्यूसिव बिडिंग क्या होती है, बिड रिगिंग क्या होती है, वो मैं आपको बता दूं, जहां पर एक साथ मतलब जब जैसे बिडिंग वगैरह होती है ना किसी चीज की, वहां पर अगर आप आपस में साठ गांठ कर लेते हो तो उसको कॉल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये पिछली बार नहीं था, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से ये पिछली बार नहीं था, अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग
तो ये टाइप्स ऑफ कार्टेल पिछली बार नहीं थे, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर, क्योंकि आपसे एक एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का एक पार्ट बना के 3 नंबर का पूछा जा सकता है कि कार्टेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, या आपको एक केस लॉ बना के दे दिया जाएगा जिसके अंदर इंटरनेशनल कार्टेल फॉल कर रहा होगा या इंपोर्ट कार्टेल फॉल कर रहा होगा या एक्सपोर्ट कार्टेल, और आपको उसकी डेफिनेशन जो है लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर एक लाइन में बात करें तो इंटरनेशनल कार्टेल वो कार्टेल होता है जहां पर कार्टेल एग्जिस्ट करता है इन द सेम कंट्री और व्हेन द कार्टेल अफेक्ट्स अ मोर देन वन कंट्री। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, जब कार्टेल इंटरनेशनल मार्केट को इफेक्ट कर रहा है मतलब तो उसको इंटरनेशनल कार्टेल कहा जाएगा। अगर इंडिया को ही इफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे इंटरनेशनल कार्टेल क्यों कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, व्हेन नॉट ऑल द एंटरप्राइज इन द कार्टेल आर बेस्ड इन द सेम कंट्री, मतलब जो भी हमारे हैं, एक पार्टी इंडिया की है, एक पार्टी इंडिया के बाहर की है, तब वो इफेक्ट करेगी इंडिया के बाहर को। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो उस केस में उसे इंटरनेशनल कार्टेल कहा जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्टी लंदन की है और ये एक इंडिया की है और ये दोनों पार्टी ने आपस में एक बना लिया और वहां के जो मार्केट है उसको अफेक्ट करें तो उसको इंटरनेशनल कार्टेल माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि इंपोर्ट कार्टेल क्या होता है। इंपोर्ट कार्टेल जो होता है वो तब माना जाता है, वो ऐसे एंटरप्राइजेस को में कॉम्प्रोमाइज मतलब बनते हैं, उन एंटरप्राइजेस से बनते हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्री में। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट कार्टेल क्या होगा आपको पता ही है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी चीज है यार, इंटरनेशनल कार्टेल नाम से ही पता होना चाहिए, जहां पर ऐसी पार्टीज इन्वॉल्व हो जो बाहर की मार्केट को अफेक्ट कर रही हो। इंपोर्ट कार्टेल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट वाले। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक आगे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट लिंक करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कार्टेल के, वो आपको मैंने आपको बता दूं कि कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ना एक केस लॉ के अंदर इन चीजों को लिख सकते हो। पता है, आप अपने आंसर को खूबसूरत बना सकते हो इन चीजों को लिख के कि हमने यहाँ पर देखा इस केस में ऐसा ऐसा हुआ था और ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नजर आए थे, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टेल है और ये कार्टेल फॉर्म कर रहे हैं, और उनमें से कौन सा कार्टेल फॉर्म करे फिर आप इन तीनों में से एक बता सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मल कार्टेल है तब तो इन तीनों का फॉर्म बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी में कोई केस फॉल कर रहा है तो आप उसका नाम लिख के उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इससे आपको मार्क्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कार्टेल के, तो जो हमारे कार्टेल होते हैं वो सीक्रेसी में मतलब सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द कार्टेल बाय लार्ज सीक द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट एक्टिविटीज टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ कमीशन, मतलब ऐसे हरकतें करेंगे कि कमीशन की नजरों में ना आए। तो ये सारी चीजें आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें पढ़ के लिख सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक रीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि जहां जो कंड्यूसिव करती हैं कि फॉर्मेशन कार्टेल्स को बनाने पे, मतलब एक तरीके से ऐसी कंडीशन जो कंड्यूसिव होती है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स के लिए। तो क्या क्या है, हाई कंसंट्रेशन, कम कॉम्पिटिटर्स होना, ठीक है, हाई एंट्री एग्जिट बैरियर्स होना, उसके अलावा होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद एक्सेस कैपेसिटी हो गया, हाई डिपेंडेंस हो गया कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, हिस्ट्री ऑफ कल्यूजन मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं ऐसा है, ठीक है, ऐसी हिस्ट्री इनकी, और एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन। तो ये कुछ हमारे कंडीशंस हैं जहां पर ये मिलकर काम कर लेता है। तो ये सब चीजें पहले वाली बुक में नहीं थी, इन्हीं सब चीजों की वजह से आपको पेजेस बड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। इसके नीचे जो भी एग्जांपल्स हैं कार्टेल के आप गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा। कार्टेल की डेफिनेशन बस ध्यान रखना, जहां पर एक साथ मिलकर काम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं किन चीजों को लिमिट करने के लिए, प्रोडक्शन को, सेल्स को, प्राइजेस को, या ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, इसे कार्टेल बोला जाता है। बताओ इससे आसान क्या है। और कार्टेल्स के 3 प्रकार होते हैं, एक इंटरनेशनल कार्टेल हो गया, एक इंपोर्ट कार्टेल हो गया, एक एक्सपोर्ट कार्टेल हो गया। दैट्स इट। मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन वो पर्सन होता है जहां पर चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन होता है, जो सेक्शन नंबर 8 में हम आगे जाके पढ़ेंगे। कमीशन हो गया जो सेक्शन नंबर 7 में हमारा बैठाया गया था, लेकिन हाँ एक चीज बता दूं, ये करता धरता है, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सारे फैसले हमारा बाबूजी यही लेते हैं, हमारे ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट जो हमने पढ़े थे, उसके लिए काम कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलो जी, अगली डेफिनेशन आती है कंज्यूमर की। कंज्यूमर की डेफिनेशन आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको इतने प्यार से समझाऊंगा जिससे आपको टेंशन ना हो। कंज्यूमर का मतलब होता है कोई भी बंदा जो गुड्स खरीदता है पैसे देकर, फॉर कंसिडरेशन, पैसे देकर। कंसिडरेशन पैसे नहीं हो सकते और कुछ भी हो सकता है, मैंने आपके बदले कुछ और काम कर दिया, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है। इसके लिए अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप सीपीटी का लॉ पढ़िए। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर, ऐसा बंदा जो हमारा पर्सन जो बाय करता है किसी गुड्स को, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए, जिसने पे किया है या फिर प्रॉमिस किया है कि प्रॉमिस किया पे करने का, या फिर पार्टली पे कर दिया है, या फिर और पार्टली प्रॉमिस कर रखा है, ठीक है, या फिर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत खरीदा है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है। अब सीधी सीधी बात, अदर देन द पर्सन हु बायज, जिसने खरीदा है उसके अलावा भी कोई यूज कर रहा है तो उसे भी कंज्यूमर माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, कंज्यूमर एक ऐसा बंदा होता है जो बाय करता है गुड्स कंसिडरेशन देके, ठीक है, चाहे उसने कंसिडरेशन दे दिया या प्रॉमिस करी है, या फिर उसने पार्टली दे दिया, पार्टली के लिए प्रॉमिस कर दिया है, इंक्लूडिंग मतलब उसको भी माना जाएगा कंज्यूमर। अगर मैं कोई गुड्स खरीद के जा रहा हूं और मैंने किसी और को बेच दिए तो रीसेल भी कर दिए,
तो उस बंदे को जिसने खरीदा है तो भी उसको तो कंज्यूमर मानेंगे ही मानेंगे, प्लस मैंने अगर रीसेल के लिए भी खरीदा है तो मुझे भी कंज्यूमर माना जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये ऊपर वाला गुड्स के लिए था, नीचे वाला सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर जिसने हायर करी है उसके अलावा कोई और बेनिफिशियल हुआ तो भी कंज्यूमर माना जाएगा। मतलब सर्विसेज के केस में, अब गुड्स के केस में क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा तो मैं तो कंज्यूमर हुई, मैंने अगर वो बिस्किट का पैकेट किसी और को दिया, वो गुड किसी और को दिए, तो वो भी कंज्यूमर माना जाएगा। सर्विसेज, मैंने कोई सर्विसेज अवेल करी तो मैं तो कंज्यूमर हुई, बट अगर मेरी सर्विसेज अवेल करने के लिए बेनिफिशियरी कोई और हुआ, मतलब बेनिफिशियरी अगर कोई और भी हुआ, तो उसको भी जो है कंज्यूमर ही माना जाएगा। तो मतलब अगर रीसेल टाइप है या किसी और को बेनिफिशियरी भी हो रहा है तो भी उसको कंज्यूमर माना जाएगा। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है चीजों में, ठीक है। बस इतना समझ लेना कि चाहे मैं खुद के लिए परचेज कर रहा हूँ, किसी और के लिए परचेज कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर मैं भी हूँ, वो भी है। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फालतू है, एक एक एग्जांपल है, ये पढ़ लेना, आपको अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है आपको मैंने जितने सही तरीके से वो बता दिया ऊपर, उसके बाद प्रॉब्लम आनी चाहिए। इसके बाद डायरेक्टर जनरल के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्टर जनरल जो होता है वो बंदा होता है जो हमारा अपॉइंट किया जाता है सेक्शन नंबर 16 में, और वो इंक्लूड करता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। एंटरप्राइज की डेफिनेशन मैं आपको क्या ही बताऊं, एंटरप्राइज की डेफिनेशन वही है जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एंटरप्राइज बस, ठीक है। उसको माना जाएगा पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हु और विच इज हैज बीन एंगेज इन द एक्टिविटी, जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में लगे पड़े हैं, उन सबको जो है हमारा माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, एंटरप्राइज तो वही जो आप नॉर्मल एक व्यक्ति सोचता है ना, एंटरप्राइज वही है, ठीक है। एक पर्सन या ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि हमारा एंगेज है किसी भी तरीके की एक्टिविटी में जो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, स्टोरेज से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्विजिशन से, गुड्स और सर्विसेज के, तो उसको माना जाएगा। बट यहाँ पर जो है, जो काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, जो काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस का, तो उसको जो है हमारा एंटरप्राइज नहीं माना जाता है, उसको एंटरप्राइज नहीं माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे करेंसी हो गया, नोट तो आप नहीं बना सकते ना, है ना। स्पेस का काम हो गया, अब एलॉन मस्क पे मत चले जाना, ठीक है। डिफेंस का काम हो गया, एटॉमिक एनर्जी का काम हो गया, ये काम जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है उसको हम एंटरप्राइज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो एंटरप्राइज की डेफिनेशन वैसे मान लेना कि जो नॉर्मल तक पे हमारा कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या फिर पर्सन जो हमारा एंगेज होता है प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उनको हम नॉर्मल तरीके से, जिसको हम बिजनेस वगैरह को एंटरप्राइज मानते हैं, उसको एंटरप्राइज मानेंगे। बट ऐसा काम जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है उसे एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड चीजें। मुझे लगता है इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसके अलावा उसी से रिलेटेड केस लॉ है, एक बार रीड कर लोगे वारे न्यारे हो जाएंगे, मतलब समझ आना चाहिए किसी भी चीज का, बस। उसके अलावा मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब गुड्स के बारे में बात करें, वैसे तो ओपन बुक किया, अगर मतलब पता है फिर तो मौज ही आपकी, ठीक है। अब गुड्स की डेफिनेशन क्या है, गुड्स का मतलब होता है गुड्स जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो हम बचपन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते थे उसके बारे में ही है, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम सीपीटी में पढ़ते थे वही है। और वो इंक्लूड करता है, ऐसे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करे गए हैं, प्रोसेस करे गए हैं या फिर माइंड करे गए हैं। डिबेंचर्स, स्टॉक्स, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, शेयर्स के केस में आफ्टर अलॉटमेंट है, मैंने बहुत बार एमसीक्यू में अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा है और यूट्यूब पे भी जो मैं एमसीक्यूज डालता हूं उसमें मैंने पूछा है, शेयर्स बिफोर अलॉटमेंट या आफ्टर अलॉटमेंट को गुड्स माना जाएगा, तो आफ्टर अलॉटमेंट होना चाहिए। ये आपको मैं बार बार बोलता हूं यार, याद रखो, याद रखो, शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट ही गुड्स माने जाएंगे। उसके अलावा इन रिलेशन टू द गुड्स सप्लाइड, जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, जो इंपोर्ट करे गए हैं इंडिया में, उनको भी हम क्या मानेंगे, गुड्स की डेफिनेशन में वो फॉल करेंगे, ठीक है मेरे बच्चा। इसके अलावा ये वाला एक केस है हमारा जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्यों बता रहे हो सर, सारे केस में तो, बाकी केसेस में तो कह रहे थे खुद पढ़ लेना, इसलिए बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट केसेस में बताऊंगा ना जिसमें कुछ निष्कर्ष निकला है और वो पेपर में पूछा जा सकता है। इस केस में ये बोला गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीमती नीता अशोक नायक के केस में ये बोला गया था कि क्या जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसको गुड्स की डेफिनेशन में मानेंगे, तो यस, यहां पर फैसला ये आया था कि फिक्स डिपॉजिट्स को भी गुड्स माना जाएगा। बस इतनी सी बात है, अगर पेपर में गलती से आ गया तो आपको याद रहेगा क्योंकि स्पेसिफिकली भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एग्जांपल्स हैं वो आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद मेंबर की डेफिनेशन, मेंबर वही है जो हमारा सीसीआई का मेंबर होगा उसको मेंबर माना जाएगा, और चेयरपर्सन को भी जो है मेंबर ही माना जाता है। दैट्स इट। इसके बाद नोटिफिकेशन वही जो ऑफिशियल गैजेट में आएगी। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, मजा आएगा आपको इस वाले केस में। ऊपर आ गया मैं गुड्स के वाले में ही, गुड्स वाले में एक और केस लॉ है, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास के केस में ये फैसला आया था। जो मैं क्यों आया हूं इसमें मैं आपको बताता हूं। जो एप्लीकेशन मनी होती है ना, जो एप्लीकेशन मनी होती है उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, उसको गुड्स नहीं माना जाएगा,
ठीक है। लेकिन जो शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट है उसको गुड्स माना जाएगा। वो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ऊपर बता दिया था। क्यों एप्लीकेशन मनी को गुड्स नहीं माना जाता? क्योंकि उस टाइम हमारी अलॉटमेंट नहीं हुई है, इसीलिए। तो इतना ध्यान रखना, एज पर मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, allotment money application money is not considered goods, shares after allotment will be considered goods, that's it। इसके बाद मेंबर्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। नाउ वी विल कम फॉरवर्ड टू पर्सन। ओके, सो पर्सन की डेफिनेशन में हम सिंपल सी बात है, पर्सन इंक्लूड करता है कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, कंपनी हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, फर्म हो गया, एजेपी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, एंड ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस इंक्लूड करता है प्रैक्टिस रिलेटिंग टू कैरिंग ऑन गुड्स एंड ट्रेड बाय अ पर्सन और एन एंटरप्राइज। मतलब किसी भी जो हमारा कैरिंग ऑन एनी ट्रेड, किसी भी तरीके का ट्रेड किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा या एंटरप्राइज के द्वारा, उसे प्रैक्टिस माना जाता है। प्रिस्क्राइब का मतलब जो भी रूल्स हमारे होंगे वो। अब बात आती है प्राइस की। प्राइस का मतलब क्या होता है जी? प्राइस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू जो हमारी होती है, चाहे गुड्स या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसकी, तो इन रिलेशन टू सेल ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स एवरी वैल्यूएबल जो कंसिडरेशन चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या डेफर्ड नेचर का इंक्लूड करता है, कोई एनी कंसिडरेशन जो अफेक्ट करता है किसकी सेल को, किस चीज को, सेल को, किसके, गुड्स के या परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज को, उसको क्या माना जाता है? प्राइस माना जाता है। ठीक है। इसके बाद पीएफआई की डेफिनेशन क्या होती है? पीएफआई की डेफिनेशन हमारी जो होती है वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन नंबर 4A ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत बनाए गए थे 1956 के। और अगर मैं 2013 के बारे में बात करूं कॉम्पिटिशन एक्ट के, तो उसमें सेक्शन क्लॉज नंबर 72 और सेक्शन 2 में आता है। तो पीएफआई का मतलब होता है जैसे एलआईसी हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, इनको पीएफआई बोला जाता है। मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत है कि पीएफआई किसे कहते हैं या फलाना डिमका किसे कहते हैं। वैसे अगर मैं आपको याद रखना है तो एलआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, यूटीआई हो गया, अदर्स हो गए, इन सबको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन तो आपको पता ही है, रेगुलेशन का मतलब होता है जो कमीशन अंडर सेक्शन 64 में हमारे बताए गए हैं उनको बोला जाएगा। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जो होती है रेलेवेंट मार्केट। रेलेवेंट मार्केट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसी मार्केट, रेलेवेंट मार्केट जो होती है वो ऐसी मार्केट होती है जो डिटरमाइन करी जाती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन रेफरेंस टू द प्रोडक्ट मार्केट एंड रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट विद रेफरेंस टू बोथ द मार्केट। मतलब रेलेवेंट मार्केट ऐसी मार्केट होती है जो मार्केट रेलेवेंट हो। सर ये क्या बोल रहे हो? अब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझाने के लिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, यहाँ से पढ़वाऊंगा। ठीक है, ये वाला केस लो पढ़ाऊंगा। सर ऊपर की रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट की डेफिनेशन भी रह गई और उसकी भी मार्केट की रह गई। बेटा मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, मतलब अब सुनो, डीएलएफ जो है उसको गिल्टी माना गया है। डीएलएफ आपको पता होगा जो हमारे फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं। डीएलएफ जो है हमारा फाउंड गिल्टी इन एंजॉयिंग द डोमिनेंट पोजीशन इन द रेलेवेंट मार्केट। ठीक है, वो रेलेवेंट मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन में थे, उनके ऊपर उनको उसमें गिल्टी माना गया। ठीक है, गलत फायदा उठा रहे होंगे अपने डोमिनेंट पोजीशन। डीएलएफ के ऊपर एक्शन लिया गया कि उनके कैंसिल वगैरह कर दिए गए, जो भी उनके ऊपर लिया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ना जो जिस मार्केट के लिए बात करी गई वो गुरुग्राम में थी, गुड़गांव में थी। ठीक है, हरियाणा के। ठीक है, जिसे आप पहले गुड़गांव बोलते थे हम। ठीक है, और फ्लैट से रिलेटेड था। तो अब मैं आपको बताऊं, फ्लैट जो होगा, जो फ्लैट्स होंगे वो रेलेवेंट प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मार्केट होगा। अब देखो, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड रेसिडेंशियल फ्लैट्स आर आइडेंटिफाइड एज रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, और गुड़गांव को क्या बोलेंगे? रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। अब यहां से यहां पर ऊपर आते हैं। तो रेलेवेंट मार्केट क्या होती है? रेलेवेंट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है किसके रेफरेंस में? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के रेफरेंस में, मतलब फ्लैट्स के रेफरेंस में इन केस ऑफ डीएलएफ, और रेलेवेंट ज्योग्राफी मार्केट में मतलब गुड़गांव के रेफरेंस में। ठीक है, तो या फिर इन रेफरेंस टू बोथ द मार्केट, तो उस केस में उसको रेलेवेंट मार्केट माना जाता है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या होती है? रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर सेम टाइप्स के या नेचर के कंपटीशन जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं, उसको ज्योग्राफिक मार्केट बोला जाता है, जैसे कि इस केस में गुरुग्राम। ठीक है, अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि यार डेफिनेशन तो पढ़ा ही नहीं। देखो, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जो कंप्राइज करती है एरिया जहां पर कंडीशंस ऑफ कंपटीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो होमोजेनस नेचर की होती है। मतलब सेम टाइप के, सेम नेचर के प्रोडक्ट का कंपटीशन जहां पर टेक प्लेस करता है उसे हम ज्योग्राफिक मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पर डीएलएफ के केस में हमारा क्या था? गुड़गांव था। मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। क्या होता है? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट आता है जहां पर इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूएबल गुड्स हमारे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं ना, देखो डेफिनेशन तो पढ़ लो। मींस अ मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो इंटरचेंजेबल है और जहां पर सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स मिल जाए कंज्यूमर को। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट कह सकते हैं।
ठीक है, अब ये एक केस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर आपको एक लाइन में डेफिनेशन याद रखनी है, सर ये तो सारा मिक्सअप हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे समझाओ। देखो, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट ऐसी मार्केट होती है, एक लाइन में ध्यान रखना है, जहां सेम टाइप के सेम नेचर के प्रोडक्ट क्या कॉम्पिटिशन टेक प्लेस करता है, ठीक है, उसे हम रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ के केस में गुरुग्राम जो था वो हमारा एक तरीके से, गुड़गांव जो था वो एक रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट माना जाता है, माना जाएगा उस पर्टिकुलर डीएलएफ के लिए, उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है कि रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है। रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट होता है ऐसी मार्केट जो कंप्राइज करती है उन सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से जो जहां जो इंटरचेंजेबल है या सब्स्टिट्यूटेबल है बाय द कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद सर्विस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर्विस क्या होता है, सर्विस वही होता है यार जो आप समझते हो, सर्विस वही होता है, मीन सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद द बिजनेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल मैटर्स सच एज बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, चेक फंड, रियल एस्टेट, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, इन सबको ही सर्विसिंग सर्विस बोला गया है। नॉट सो रिलेवेंट, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, शेयर्स। शेयर्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो शेयर्स जो होते हैं वो होते हैं मींस कोई भी शेयर जो हमारा इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग, जिसमें वोटिंग राइट, एक तो जो हमारे वोटिंग राइट्स कैरी कर रहे हो, और वो इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटी, जिसमें जो हमारे सिक्योरिटीज जो एंटाइटल करते हैं किसी होल्डर को कि उसके पास वोटिंग राइट आ जाए। स्टॉक्स एक्सेप्ट जहां पर वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको, तो शेयर्स का मतलब तो वही हो गया जो आप नॉर्मल भाषा में समझते हो, लेकिन इसमें एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, अब इसमें किक क्या है, शेयर्स जो होते हैं वो ऑल्सो इंक्लूड्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शेयर्स का मतलब ये तो होता ही है जो नॉर्मल जो हमारे जो कैरी करते हैं वोटिंग राइट्स, और वो इंक्लूड करते हैं सिक्योरिटी और स्टॉक। स्टॉक के केस में एक्सेप्शन है कि जहां पर डिस्टिंक्शन हो किसके बीच में, स्टॉक और शेयर के बीच में एक्सप्रेस कर रखा हो, शेयर या एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक सिंपल सी चीज है कि शेयर जो होता है वो इंक्लूड करते हैं किसको, एम्बेडेड सिक्योरिटीज को, और एम्बेडेड सिक्योरिटीज कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, क्या इसको आप शेयर्स मानोगे, यस इट विल बी नोन एज शेयर्स। उसके बाद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की होती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक अथॉरिटी होती है जिसको हम रेफरेंस देते हैं, आगे जाके आप सेक्शंस में इसका नाम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन यही है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो होती है वो एक ऐसी अथॉरिटी या बोर्ड होता है या कॉर्पोरेशन होता है या काउंसिल होता है या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी और बॉडी कॉर्पोरेट जो हमारा इसके अंदर काम करता है, ठीक है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बारे में, इतना डेफिनेशन ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कितना याद रखोगे भाई, जो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, पेपर में आएगा उसके बारे में ध्यान रखो। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है किसी भी तरीके का ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। किससे रिलेटिंग, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, किसका, गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन एक्ट थोड़ा सा अलग होता है। टर्नओवर जो होता है वो होता क्या है, वैसे तो वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसी को टर्नओवर कहते हैं, मतलब कि अगर गुड्स बेचते हो तो उसकी सेल कितनी है उसको टर्नओवर कहेंगे, सर्विसेज देते हो तो जो सर्विसेज की प्रोवाइड करी है उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम टर्नओवर कहेंगे। बट फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन एक्ट रेलेवेंट टर्नओवर का जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी हमारी पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती है वो रेलेवेंट टर्नओवर के बेसिस पे लगाई जाती है। रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब जो होता है वो यही होता है कि ऐसा टर्नओवर जो हमारा कॉन्ट्रावेंशन का इफेक्ट करके आया है उसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपने कॉम्पिटिशन एक्ट में कुछ गलत काम किया है, किसी भी तरीके से गलत फायदा उठाया है, आपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया है या किसी भी तरीके से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाला है, तो उस केस में जितना पैसा आपने इस चीज से कमाया है, इस कॉन्ट्रावेंशन से कमाया है, उसको रेलेवेंट टर्नओवर माना जाएगा। तो रेलेवेंट टर्नओवर का मतलब होता है एंटिटी का टर्नओवर जो पर्टेन करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो अफेक्ट हुआ था बाय सच कन्वर्जन, बाय सच कॉन्ट्रावेंशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेलेवेंट टर्नओवर बोलते हैं। इसीलिए टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से बताई और यहां पर रुक के बताई। इसके बाद वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फालतू। अब यहां पर चैप्टर 1 तो हमारा क्लोज हो गया, मतलब जहां पर डेफिनेशंस थी वो पूरी हमने खत्म कर दी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 3 हमसे कहता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन हमने सेक्शन नंबर 2 में पढ़ी थी, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो एक्सप्लिसिट कैसे भी तरीके का हो, चाहे वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो या ना हो, उसको हम किसी भी तरीके से क्या मानेंगे, अग्रीमेंट मानेंगे। अब एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब ये होता है जिस
कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से गलत नुकसान होगा कंपटीशन पर, उसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव माने जाएंगे और वो वॉइड होगा। वो क्या होगा? वो वॉइड होगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम जो गलत तरीके से किया जा रहा है, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो आपस में किसी एंटिटीज ने कर रखा है जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, तो वो हमारा जो है क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया, कोई भी एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज मतलब कोई भी कार्टेल नहीं बनाएगा, ठीक है। और कोई या फिर कोई सिंगल एंटरप्राइज भी, कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में नहीं घुसेंगे जहां पर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाले कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया में, कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया में, सॉरी वो आदत हो गई कॉम्पिटिशन कमीशन बोलने की, आई एम रियली सॉरी, जो एडवर्स इफेक्ट डाले कॉम्पिटिशन किस पे? इंडिया में कॉम्पिटिशन पे, किसी भी तरीके का ऐसा एग्रीमेंट, मतलब एक लाइन में बोलो, किसी भी तरीके का ऐसा एग्रीमेंट जो एडवर्स इफेक्ट डाले कॉम्पिटिशन में, इंडिया में कंपटीशन पे, उसे बोला जाएगा क्या? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद यही बोला गया है, अगर मैं आपको बताऊं तो यही अग्रीमेंट वाली बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी, वही नीचे लिखी हुई है कि अब अग्रीमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, मतलब क्या क्या करके जो है एंटी कॉम्पिटिटिव क्या क्या हो सकता है। सर एंटी कॉम्पिटिटिव क्या होगा ये तो बताओ। देखो, अग्रीमेंट कर लेना कि प्रोडक्शन को हम रोक देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे प्याज एक जगह इकट्ठे कर लिए, कम कर दिए, जिससे कि प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीमेंट कर लेना कि हाँ, ये तेरी मार्केट है, ये मेरी मार्केट है। एग्रीमेंट कर लेना एक प्राइस को फिक्स करने का। बिडिंग के दौरान आपस में सांठगांठ कर लेना, ठीक है। टाई इन अग्रीमेंट्स कर लेना, ठीक है। कंडीशनल परचेज मतलब वो उसका माल खरीदोगे तभी मेरा खरीद सकते हो, वरना नहीं खरीद सकते। मतलब अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज टीवी खरीदना है तो आपको कंप्यूटर खरीदना ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के एग्रीमेंट कर लेना, ठीक है। रीसेल प्राइस मतलब प्राइस पहले से ही एक अग्रीमेंट कर लेना कि इतने ही प्राइस पे रीसेल करी जाएगी, ठीक है। डील रिफ्यूज कर देना मतलब उसको रोकना डील करने से। तो इन सब चीजों को जो है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट माना जाता है। बट ये इतने पे ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, ये तो लॉ ने बता दिया कि इतने हैं, ठीक है। इसके बाद एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन का मतलब आप सबको पता है। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट वैसे तो लॉ के अंदर जो है, एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो ये सारी चीजें फैक्टर जो है कंसिडर करे जाते हैं ये पता लगाने के लिए एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है। सबसे पहला, बैरियर्स क्रिएट करना नए एंट्रेंट्स के लिए मार्केट में घुसने के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपटीशन को बाहर निकालने की कोशिश करना, कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद फोरक्लोजर ऑफ कंपटीशन बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट, एंट्री रोक देना, ठीक है। उसके मार्केट में लोगों को एंट्री ना करने दो जिससे कि आप फायदा उठा सको, ठीक है। एक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, उसके अलावा इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो ये है, दीज फैक्टर्स मेंशन इन सेक्शन, ये सेक्शन 19 के दौरान भी हम पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे। प्रोवाइड द कमीशन वाइल डिसाइडिंग, चाहे जब कमीशन चेक कर रहा होगा, जब सीसीआई चेक कर रहा होगा कि ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट था या नहीं था, तो वो ये सारी चीजें चेक करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्यों बताया? ये इसलिए बताया क्योंकि हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड होता है कि एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, डाल रहा है या नहीं डाल रहा। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब एडवर्स इफेक्ट के को पता कैसे चलेगा, क्या फैक्टर्स है देखता है, वो आपको नीचे बता दिए इन्होंने, सेक्शन 19 में दोबारा बता देगा। इसीलिए हमारी बुक थोड़ी बड़ी दिख रही है अगर आपको बताओ तो। अब सेक्शन नंबर 3 में क्लियरली जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड माने जाएंगे, उसे वॉइड बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है कि एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट। इसमें एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। जो सेम लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनके बीच में अग्रीमेंट होता है तो हॉरिजॉन्टल, जो डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं उनके बीच में अगर अग्रीमेंट होता है तो उसे वर्टिकल माना जाता है। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन हम देख लें ऑफिशियली, तो ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट बिटवीन द एंटरप्राइजेस और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पर्सन, एनी पर्सन और एंटरप्राइजेस जहां जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, उसको माना जाता है। लेकिन अग्रीमेंट किस तरीके का होगा, जहां पर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब दो सेम पैमाने की एंटिटीज अगर आपस में अग्रीमेंट कर लेती हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला आपस में अगर अग्रीमेंट कर लेती हैं किस चीज का, ठीक है, कि हम ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं परचेज और या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब प्राइस को फिक्स कर लेना, यहां पर आप बहुत सिंपल सी चीज है प्राइस फिक्सेशन। अगर पेप्सी और कोका कोला प्राइस फिक्सेशन कर लेती हैं, उसका अग्रीमेंट कर लेती हैं, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। दूसरा, लिमिटेशन इंपोज कर देना, किसके ऊपर? लिमिटेशन इंपोज कर देना किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, टेक्निकल डेवलपमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर। तीसरा, शेयर ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट आपस में एलोकेट कर लेना, एलोकेशन ऑफ मार्केट कर लिया कि ये तेरा मार्केट, ये मेरा मार्केट, अब तुझे जो करना है तू कर, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ, बताओ क्या करना है? ज्योग्राफिकल एरिया
ऑफ मार्केट और टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, मतलब फिक्स कर लेना सिमिलर वे में, ठीक है। पांचवा बिड रिगिंग, या फिर मतलब बिडिंग का जो प्रोसेस है पहले से ही डिसाइड कर लेना कि बिडिंग में किस तरीके से काम होगा, सांठगांठ कर लेना। तो ये सब चीजें जब करी जाती हैं एक बंदे के द्वारा, किसी दो एंटिटीज के द्वारा, तो उसको क्या माना जाता है, उसको एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। और जब ये सेम पैमाने के ऐसी एंटिटीज करती हैं, ऐसे एंटरप्राइजेस करते हैं, ऐसे पर्सन करते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन करते हैं जो आइडेंटिकल या सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो, तो उसे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट माना जाता है, हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाता है। बिड रिगिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि बिड रिगिंग क्या होती है, पहले इतना डिटेल में नहीं था लेकिन अब आपकी बुक में डाल दिया है। बिड रिगिंग होता है जहां पर आपस में बिडर्स जो होते हैं, जो बिडर्स होते हैं वो कॉल्यूट करते हैं, ठीक है, और प्री डिटरमाइंड लेवल पे, मतलब आपस में जो सांठगांठ हो रखी है उसी के हिसाब से बिडिंग होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आईपीएल की बात करूं, चलो आईपीएल को ले लेते हैं, आपको ध्यान समझ आ जाएगा, ठीक है। रोहित शर्मा की बोली लग रही है और पहले से ही सबने बोल दिया है कि हम इतने हिसाब से इस तरीके से करेंगे, और आपस में सांठगांठ कर लिए कि हम इस तरीके से बोली लगाएंगे, इतने प्राइस की बोली लगाएंगे, तो इसको हम बिड रिगिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब आपस में बात करूं तो क्या होता है, अब कॉल्यूसिव बिडिंग या बिड रिगिंग किस वेज में हो सकते हैं उसके बारे में भी बता दिया हमारे इसने। सबसे पहला, जब आप आइडेंटिकल बिड्स सबमिट कर देते हो। दूसरा, एन अग्रीमेंट जहां पर आप जो है लोएस्ट बिड डालते हो, अग्रीमेंट ऑफ द कवर बिड्स के लिए, मतलब सबसे पहले बात कर ली और सबसे कम बोली आपने लगा दी, ठीक है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। तीसरा, या फिर एन अग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाएंगे। फोर्थ, जहां पर हम अग्रीमेंट ऑन कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइस और टर्म्स ऑफ बिड्स, जहां पर आपस में आपने सांठगांठ कर ली कि टर्म्स ऑफ बिड्स क्या है, किस तरीके से रहेंगी, अग्रीमेंट कर लिया। एन अग्रीमेंट टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स, मतलब बाहर से जो लोग आए हैं उसको बाहर निकालने के लिए अग्रीमेंट कर लिया आप लोगों ने मिलकर, ठीक है। उसके बाद अग्रीमेंट डेजिग्नेटेड बिड विनर्स इन एडवांस ऑन रोटेशनल बेसिस और ऑन ज्योग्राफिकल एरिया बेसिस, इस तरीके से सांठगांठ कर लिया एरिया के बेसिस पे। उसके अलावा एन अग्रीमेंट एज टू द बिड्स which any of the parties may offer at an auction of the sale or goods agreement to any of the parties agrees to abstain from bidding of the auction, मतलब abstain कर दिया या eliminate कर दिया to distort the competition, ठीक है। अब कितने टाइप के हमारे बिड रिगिंग हो सकते हैं। सबसे पहला बिड सप्रेशन होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग होता है, तीसरा बिड रोटेशन होता है और चौथा सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। सबसे पहला बिड सप्रेशन होता है। बिड सप्रेशन ये होता है जहां पर आप लोग, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बिड और प्रीवियसली बिड एग्री टू रिफ्रेन फ्रॉम बिडिंग और विड्रॉ प्रीवियस बिड जो आपने सबमिट कर दी है, ठीक है, जिससे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी बिड एक्सेप्ट हो जाए। मतलब आपने जो बिडिंग करी थी उससे या तो आप बिडिंग करो ही ना, या फिर अगर आपने बिडिंग करी है तो उसको आप विड्रॉ कर लो, जिससे कि आपका जो सामने वाला बंदा है वो जीत जाए। ऐसी आपस में सांठगांठ करी है अगर आपने, तो उसको सप्रेशन बिडिंग कहा जाता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग होता है कि कॉम्पिटिटर ने एग्री कर लिया कि वो बिड जो सबमिट करेगा वो इतनी ज्यादा करेगा या ऐसी सब स्पेशल टर्म्स पे करेगा, स्पेशल टर्म्स जोड़ के करेगा कि उसको मिले ही ना, जिससे कि सामने वाले को मिल जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी ये। उसके बाद बिड रोटेशन क्या होता है। बिड रोटेशन ऐसी लोएस्ट बिड डालना जिससे कि आप ही जीतो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि इन अ कॉम्पिटिशन जहां पर नॉट टू बिड और सबमिट अ लूजिंग बिड, मतलब जानबूझ के लूजिंग बिड डालना, या तो डालना ही ना या फिर लूजिंग बिड डालना, और बाद में वो बिड मिलने के बाद उसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम दे देना। मतलब आपस में आप दोनों ने मिलकर ये बात कर ली कि मैं बिडिंग नहीं करूंगा या फिर मैं इतनी घटिया बिडिंग करूंगा कि मैं जीतूंगी ना, लेकिन तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे भी काम दे दियो, मुझे भी उसका फायदा मिले। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई। तो ये 4 तरीके की हमारी बिड रिगिंग है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला जो दूसरा टाइप का अग्रीमेंट था वो वर्टिकल एग्रीमेंट था। वर्टिकल एग्रीमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वर्टिकल एग्रीमेंट वो अग्रीमेंट्स होते हैं जहां पर वर्टिकल एग्रीमेंट्स, जब डिफरेंट लेवल पे जो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं वो आपस में अगर सांठगांठ अग्रीमेंट बनाते हैं, तो जो डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे काम करने वाले जब सांठगांठ बनाते हैं तो उसको बोला जाता है। अब इसमें किस तरीके का अग्रीमेंट हो सकते हैं, जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी, इन सब का। अब इस तरीके के जो लोग आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं तो वो होता है, तब उसको हम क्या मानते हैं, वर्टिकल अग्रीमेंट्स मानते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास आता है कि अग्रीमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो सबसे पहला हमारा किस तरीके के अग्रीमेंट्स को माना जाएगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव है। एक तो टाई इन एग्रीमेंट हो गया, दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट हो गया, तीसरा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चौथा रिफ्यूजल ऑफ डील हो गया, और पांचवा हमारा रीसेल प्राइस मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। सबसे पहले टाई इन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। टाई इन एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आपको टीवी चाहिए, मैं एग्जाम्पल देता जाऊंगा फटाफट से, टीवी चाहिए तो आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, ये इस तरीके का अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट का मतलब हो गया उसी पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई करना। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन उसी डिस्ट्रीब्यूटर को देना, सिर्फ उसी जगह पर बेचेगा, इसको बोला जाएगा। रिफ्यूजल टू डील मतलब इसके साथ डील नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। किससे खरीदना है किससे बेचना है उसके बारे में जो होता है वो हमारा रिफ्यूजल टू डील हो गया। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब रिटेलर को हम बता चुके हैं कि इतने ही प्राइस पे वो माल को बेच सकता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो इसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कहेंगे। और
इसको इस तरीके को हम वर्टिकल अग्रीमेंट्स कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे है ही, वैसे मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दिया है तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो टाई इन एग्रीमेंट होता है जहां पर परचेज ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन, जब कंडीशन बेस्ड है कि इसके साथ आपको ये खरीदना पड़ेगा तो उसे टाई इन एग्रीमेंट कहते हैं। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट होता है जहां पर एग्रीमेंट किया जाता है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए परचेजर को कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करेगा या फिर कुछ भी ऐसा। देखो फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव है तो मैंने जो बोला वो भी ठीक है, अब जो यहाँ लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी मैनर में परचेजर को इन द कोर्स ऑफ द ट्रेड फ्रॉम एक्वायर करने से या अदरवाइज डील करने से गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और अदर पर्सन, मतलब उसके अलावा किसी और गुड्स और सर्विसेज गुड्स से डील करने से, तो उसको बोला जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में एलोकेशन ऑफ एरिया कह लो इसको। रिफ्यूजल टू डील मतलब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि उसके साथ डील ना करे एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के साथ, किससे गुड्स खरीदना है किससे नहीं खरीदना है ऐसा कुछ। उसके बाद रिटेल प्राइस मेंटेनेंस मैंने आपको बता दिया जहां पर आप रीसेल प्राइस डिसाइड कर रहे हो उस। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन नंबर जो हमने ऊपर पढ़े वर्टिकल एग्रीमेंट 3 और 4, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब उस पे वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं माने जाएंगे। कब एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं माने जाएंगे? जब भले ही रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्यों ना हो, रिफ्यूजल टू डील क्यों ना हो, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्यों ना हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट क्यों ना हो, टाई इन अग्रीमेंट क्यों ना हो, तब भी हम क्या मानेंगे कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। ऐसा कब होगा? एग्जेम्पशन कब मिलेगी? जब कॉपीराइट्स हो किसी के पास, पेटेंट्स के राइट हो, ट्रेडमार्क के राइट्स हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के तहत हमारे पास परमिशन हो, डिजाइन एक्ट का राइट हो, और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड। जब आपके पास किसी भी तरीके का कॉपीराइट वगैरह सब कुछ है तो उस केस में ऐसा माना जाएगा। अगर ये ले रखे हैं तो सीसीआई आपको कुछ नहीं बोलेगा, दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, अब यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट कहता है the right of any person to export goods from India to the extent to which the agreement relates exclusively to the production, supply and distribution or control of goods for such export। अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो उस केस में भी आपको एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अगर पर्पस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है तो भी सीसीआई आपको कुछ नहीं बोलेगा, तब ये सारी चीजें हो सकती हैं, तब उसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। दैट्स इट। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो एक ये चार्ट है जो आईसीआई ने बहुत ही प्यारा बना रखा है, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में दो टाइप के होते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल हो गया जो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन में काम करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, और ये हमारे वर्टिकल हो गए जो डिफरेंट लेवल में काम करते हैं। चार टाइप के हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, जहां प्राइस को फिक्स कर लेना, क्वांटिटी को लिमिट कर देना, मार्केट को एलोकेट कर लेना, बिड रिगिंग में भी हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि हमारे इतने टाइप के बिड रिगिंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्टिकल के केस में हमने पढ़ लिया कि अभी पढ़ के आए टाई इन एग्रीमेंट्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। इसके बाद हमारे पास केस लॉज हैं जिसको आप पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। उसी केस लॉज के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, मैं कुछ भी छुड़वा नहीं रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूं, तो ये सारे वही हैं। ठीक है, जो आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ सकते हो। ये एक्सेप्शंस हैं का एग्जाम्पल होगा जहां जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये सब पता क्या था? ये सब पुरानी बुक में इस तरीके से था, जो आप नीचे देख रहे हो ना, पुरानी बुक में ये इस तरीके से थे। नई बुक में तो इन्होंने एक अलग तरीके से चार्ट वार्ट बना दिए, पुरानी बुक में इस तरीके से था। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारा डील करता था अग्रीमेंट से, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट से। और एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। और दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और एक होता है हमारा वर्टिकल। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4 जो हमारा बात करता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन में होना गलत बात नहीं है, बट डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना वो बहुत गलत बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कोई भी एंटरप्राइज जो है, नो एंटरप्राइज और ग्रुप जो होता है वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज ना करे। अगर वो करता है तो सीसीआई उसको रोकेगा, और सीसीआई कब रोकेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 4 जो होता है बहुत सिंपल सी चीज कहता है। सेक्शन नंबर 4 हमसे कहता है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। वो ये कहता है कि लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब जहां पर, मतलब ये सारी प्रैक्टिसेस जब हो रही होंगी तो ऐसा माना जाएगा कि डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज हो रहा है। ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। सबसे पहले आप इसके एग्जांपल में रिलायंस को ले लीजिए। ठीक है, कि रिलायंस एक डोमिनेंट पोजीशन पे है और वो अब्यूज कर रहा है। अब रिलायंस कर क्या रहा है? रिलायंस क्या कर रहा है? अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस लगा रहा है परचेज पे या सेल पे गुड्स और सर्विसेज की। दूसरा,
अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस लगा रहा है इन परचेज और सेल, ठीक है, या फिर लिमिट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किस चीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का, या टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट का, तो उस केस में ऐसा माना जाएगा कि वो अब्यूज कर रहा है। या फिर इस तरीके डिनाइल कर रहा है मार्केट एक्सेस किसी और बंदे को, या फिर जल्दी बोलो, conclusion of contracts subject to acceptance by other parties or supplementary obligations which by their nature according to commercial uses have no connection with the subject or contracts. And the last one, uses the market dominant position in one relevant market to enter into or protect other relevant market, मतलब अपनी dominant position का फायदा उठाकर किसी और मार्केट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। मैं आपको बताऊं क्या ध्यान रखना है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से एक रिलायंस जो है अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन में है। डोमिनेंट पोजीशन में होना गलत बात नहीं है, बट डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाना गलत बात है। अगर ऐसा करते हैं तो सीसीआई आपको रोकेगा। सीसीआई आपको कब रोकेगा? अगर वो ये देखेगा कि आप अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। कब माना जाएगा कि आप गलत फायदा उठा रहे हो? जब आप अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस लगा रहे हो सेल पे या परचेज पे, या प्राइस गलत फिक्स कर रहे हो, या प्रोडक्शन को लिमिट कर रहे हो, ठीक है, या टेक्निकल साइंटिफिक डेवलपमेंट को लिमिट कर रहे हो या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या किसी भी तरीके से लोगों को मार्केट का एक्सेस रोक रहे हो, या फिर अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरी मार्केट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा माना जाएगा कि आप डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो, ठीक है। अब डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन क्या है वो हमारे नीचे यहाँ पर गिवन है। ये डोमिनेंट पोजीशन की डेफिनेशन है। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां पर कोई बंदा स्ट्रेंथ या एंजॉय कर जा रही है किसके द्वारा? एंटरप्राइज के द्वारा। कहां पर? उस रेलेवेंट मार्केट में, इंडिया में, जो एनेबल कर रहा है उसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द रेलेवेंट मार्केट, या फिर अफेक्ट कर रहा है उसके कॉम्पिटिटर्स को या कंज्यूमर्स को और द रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। मतलब इस तरीके से अपने फेवर के लिए ही काम करे जा रहा है और वो किस तरीके ऐसे काम कर रहा है जो अपने फेवर के लिए और दूसरों को परेशानी कर रहा है, तो एक तरीके से उसे डोमिनेंट पोजीशन में माना जाएगा। मतलब डोमिनेंट पोजीशन में उस बंदे को तभी माना जाएगा जब वो इतना ज्यादा है उस पोजीशन में है, स्ट्रेंथ में है, ठीक है, जहां पर वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है ऑफ कॉम्पिटेटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द रेलेवेंट मार्केट, या फिर अफेक्ट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स को, कंज्यूमर्स को और द रेलेवेंट मार्केट को अपने फेवर के लिए, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हैं जहां जो ध्यान में रखे जाएंगे जब डिटरमाइन किया जाएगा किसी बंदे का डोमिनेंट पोजीशन क्या है। हालांकि हमेशा ये माना जाता है जिसके पास जितना मार्केट शेयर होगा उसका मार्केट शेयर के बेस रख के ऐसा माना जाता है कि उसे डोमिनेंट पोजीशन पे लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और चीजें भी इंक्लूड होती हैं। कैसे? मार्केट शेयर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ साइज ऑफ द एंटरप्राइज भी देखा जाता है, साइज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स भी देखा जाता है, इकोनॉमिक पावर देखी जाती है एंटरप्राइज की, वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा जाता है, कंज्यूमर की कितनी डिपेंडेंस है उस एंटरप्राइज के ऊपर ये भी देखा जाता है, एक्सटेंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स इन द मार्केट, उस पर्टिकुलर मार्केट में क्या एंट्री और एग्जिट का क्या सीन है वो भी देखा जाता है, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर देखी जाती है, मार्क का स्ट्रक्चर और साइज देखा जाता है, डोमिनेंट पोजीशन का सोर्स देखा जाता है, ठीक है, सोशल कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशंस देखी जाती है। और ये सारी चीजें जो है ध्यान रख के सीसीआई जो है फिर उसके बाद पता लगाता है कि क्या, पहले तो अगर आप किसी बंदे का केस लेके पहुंचे सीसीआई पे, तो भाई सीसीआई पहले तो ये पता लगाएगा ना कि ये बंदा डोमिनेंट पोजीशन में है भी या नहीं। अगर वो डोमिनेंट पोजीशन में है, पहली बार डेफिनेशन में फॉल करता है, इन फैक्टर्स में फॉल करता है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के सीसीआई चेक करता है। उसके बाद अगर वो डोमिनेंस पोजीशन में है, फिर ये चेक किया जाएगा कि वो अपने डोमिनेंस पोजीशन का फायदा उठा रहा है या गलत फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। फिर उसके लिए वो क्या करेगा? इन सारी चीजों को देखेगा कि क्या ये सारी प्रैक्टिसेस वो कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तब उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये होता है जानबूझकर जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है? वो जानबूझकर प्राइस इतना कम रख रहा है कॉस्ट से कि कोई और इतना कम नहीं कर सकता। एक वो तो बड़ा आदमी है, वो तो कम कर देगा। जियो फॉर एग्जांपल, जियो फ्री में ले आया, फ्री में दे दिया उसने, तो उस तरीके से हमारा जो है वो कर रहा है। तो उस तरीके से मैं सिर्फ जियो का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जियो प्रीडेटरी प्राइसिंग जो भी कर रहा था, ठीक है, मैं जियो का एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है जहां पर सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस जो हमारी बिलो कॉस्ट है, अगर वो बेचने लग जाता है तो उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे केस स्टडीज हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिलो कॉस्ट, अपनी कॉस्ट से सस्ते में बेचना, जानबूझकर इतने सस्ते में देना जिससे कि कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाए, तो उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग कहा जाता है। और उस केस में फिर एंट्री होती है किसकी? सीसीआई की। इसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन हम नीचे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सप्लॉइटेटिव होता है और एक हमारा
एक्सक्लूजनरी होता है। एक्सप्लोइटेटिव जो होता है उसका एक्सप्लोइटेटिव का मतलब होता है जहां पर आपका एक्सेसिव प्राइसिंग करी जा रही है, और एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है जहां पर आपको मार्केट का एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से डोमिनेंस पोजीशन का अब्यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, इसके नीचे केस लॉज हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर हमारे पास 5 आता है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? कॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको तो मैं आपको। जी कॉम्बिनेशन होता क्या है सर? देखो बेटा, कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, और कॉम्बिनेशन में सीसीआई का क्या लेना देना। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब जो होता है वो ये होता है कि दो एंटिटी, ऐसी एंटिटी आपस में जुड़ने जा रही हैं कि अगर वो आपस में मर्जर हो जाता है या अमेलगेमेशन हो जाता है, या उनका कोई एक्विजिशन कर लेता है उनमें से एक कोई दूसरे का, तो इसको कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सीसीआई का क्या लेना देना? गुड क्वेश्चन। भाई कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा अगर दो बड़ी एंटिटीज आपस में जुड़ गई, तो हो जाएगा ना, इसीलिए इनका लेना देना है। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। तो दो एंटिटी, अगर ऐसी कोई एंटिटी है जो जुड़ जाएगी, तो उस केस में हमारा, लेकिन कितने बड़ी एंटिटी उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, ये चार्ट है हमारा। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चार्ट के थ्रू। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी एंटिटी होगी तो ही सीसीआई के पास जाना है, उनसे परमिशन लेनी है। तो क्या ये बड़ी एंटिटीज आपस में जुड़ नहीं सकती? बिल्कुल जुड़ सकती हैं बेटा, लेकिन उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीसीआई से परमिशन लेनी, सीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो पूरा प्रोसीजर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब तो समझ आ गया सर। अब मुझे ये बताओ क्या क्या है? एक तो एक्विजिशन हो गया, या कंट्रोल एक्वायर करना हो गया, या मर्जर एमलगेमेशन हो गया। ठीक है, या तो इंडिविजुअली हो गया या ग्रुप में हो गया। ठीक है, अब ग्रुप की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब इसके लिए मैं चलता हूं आपको लेकर एक समरी नोट पे। ठीक है, मैंने एक समरी बनाई है जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि कितने बड़े लेवल का एक्विजिशन, कितने बड़े लेवल का मर्जर एमलगेमेशन इंडिविजुअल लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे और ग्रुप लेवल पे होना चाहिए, तब हमें सीसीआई के पास जाना है। ठीक है, तो आओ, ये है हमारे पास। ये आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाली थी जहां पर मैंने समरी इस पूरे चैप्टर की समझाई हुई है। मैं उसका लिंक इसके नीचे डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने 15 या 20 मिनट में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन एक्ट चैप्टर पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? देखो, सेक्शन नंबर 5 हमसे ये कहता है कॉम्बिनेशन जहां पर एक्विजिशन होता है, जहां पर एक्विजिशन होता है, जहां पर एक्विजिशन होता है या एक्वायर होता है, एक्विजिशन और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल बाय अ पर्सन ओवर एन एंटरप्राइज, और चाहे अमेलगेमेशन के थ्रू, मर्जर के थ्रू। ठीक है, कंपटीशन एक्ट में अगर उनका एसेट या टर्नओवर एंटरप्राइज लेवल पे या ग्रुप लेवल पे इस लिमिट से ज्यादा हो, तब हम सीसीआई के पास जाएंगे और अप्रूवल लेंगे। अब लिमिट कितनी है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में है ये। और आपकी बुक में मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में दो टाइप के हैं, तो आपको ये वाला जो है इग्नोर करना है क्योंकि ये पहले वाला है, पुराने वाला है। ठीक है, आप नए वाला पढ़िए जो हमारा 4 मार्च 2016 से इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके एसेट्स जो हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आपके जॉइंट एसेट्स एंटरप्राइज लेवल पे 2000 करोड़ से ज्यादा है और ग्रुप लेवल में 8000 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको सीसीआई के पास जाना है। अगर आपके जॉइंट टर्नओवर की भी बात है, 6000 करोड़ से ज्यादा है और ग्रुप लेवल पे 24000 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको सीसीआई के पास जाना है। ये तो बात हो गई इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया में और इंडिया के बाहर वालों का है तो किस तरीके से देखा जाएगा? अगर आपके जॉइंट टोटल एसेट एंटरप्राइज लेवल पे 1000 मिलियन डॉलर से ज्यादा है तो आपको जाना है, और ग्रुप लेवल पे अगर 4000 मिलियन डॉलर से ज्यादा है तो जाना है। लेकिन उसमें मिनिमम कंपोनेंट जो इंडिया का है वो 1000 करोड़ का होगा, ये चेक कर लेना, और ग्रुप लेवल पे भी 1000 करोड़ का ही देखा जाएगा। उसके अलावा टर्नओवर के केस में 3000 मिलियन डॉलर एंटरप्राइज लेवल पे और 12000 मिलियन डॉलर ग्रुप लेवल पे देखा जाएगा। और मिनिमम इंडियन कंपोनेंट उसके अंदर कितना होना चाहिए? 3000 करोड़ का होना चाहिए, तो ही आपको सीसीआई के पास जाना है, वरना सीसीआई के पास नहीं जाना। अब बात आती है कि सर एंटरप्राइज लेवल तो समझ गए, इंडिविजुअल लेवल हो गया, लेकिन ग्रुप लेवल का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पोजीशन में है कि वो 26% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है उनके पास, आज पास ऑन कर रही हैं, या फिर अपॉइंट कर रही हैं मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स और कंट्रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस, तो उस केस में उसको ग्रुप माना जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने सेक्शन नंबर 5 पूरा का पूरा आपको यहां से समझा दिया है। अगर आपने इसको भी पढ़ लिया ना, और उसके बाद जाके अगर आपने यहाँ पर एक बार देख लिया, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा।
उसके बाद सेक्शन नंबर 5 की एग्जाम्पशन भी है कुछ, मतलब इन लोगों को इसके अंदर फॉल करने के बाद भी जाने की जरूरत नहीं है सीसीआई के पास। लेकिन वो कौन लोग हैं? कहता है एक तो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, उनको 5 साल तक के लिए एग्जाम्पशन है, मतलब उस पीरियड से, एग्जाम्पशन की डेट से। नेशनलाइज्ड बैंक को 10 साल तक की एग्जाम्पशन है। ऑयल एंड गैस सेक्टर वालों को 5 साल तक की एग्जाम्पशन है। और या फिर ऐसे ग्रुप जो लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग राइट्स है, जिनका लेस देन 50, मतलब ग्रुप तो तब भी बन सकता है ना कि अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊं 10% ही है तो भी हम दोनों ग्रुप हैं, लेकिन तो उस केस में मुझे वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स लेके घूम रहा हूं तो उस केस में मुझे जाने की जरूरत है। अगर लेस देन 50% है तो मेरे लिए एग्जाम्पशन है। उसके अलावा 5 साल की एग्जाम्पशन दी है ऐसी एंटरप्राइजेस को जिनका कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स या एसेट जो एक्वायर करे गए हैं वो 350 करोड़ से ज्यादा के नहीं है इंडिया में, या फिर ठीक है 350 करोड़ से ज्यादा के नहीं है इंडिया में, या फिर टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज्यादा का नहीं है इंडिया में, तो उस केस में भी एग्जाम्पशन आपकी रहेगी। ये भाई मैं बता रहा हूं आपकी मौज आ जाएगी। बस इसको पढ़ लेना सेक्शन 5 को, जो मैंने समरी पढ़ाई है इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। बहुत ध्यान से अच्छे से इसको देख लेना और समझ लेना। मैंने जितने अच्छे से मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। दोबारा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो पुरानी वीडियो से बड़ी होगी, क्योंकि मैं थोड़ा और डिटेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा हूं एज पर द रिव्यूज रिसीव फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 5 हो गया। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा अलग। इसके बाद सेक्शन नंबर 6। सर सेक्शन नंबर 6 क्या है? सेक्शन नंबर 6 ये है जब भी दो एंटिटीज, अब ऊपर आपको ये तो पता चल गया कि हमको सीसीआई के पास कब जाना है कॉम्बिनेशन करते टाइम, लेकिन अब सेक्शन नंबर 6 में ये बताएगी कि किस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन के पास रेगुलेशन क्या है, पूरा रेगुलेशन क्या है, कैसे नोटिस जाएंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कंपटीशन पे, तो उस केस में उसको वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। सबसे अब सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। क्या सर इसको भी हम चार्ट से पढ़ेंगे? यस बेटा, इसको भी हम चार्ट से पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कोई भी पर्सन जो है एंटर नहीं करेगा कॉम्बिनेशन में, अगर वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है तो उसे वॉइड माना जाएगा। सर हम कुछ मिस तो नहीं करेंगे? आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, आई प्रॉमिस यू। दूसरा, नोटिस जो होता है कॉम्बिनेशन का कितने दिन के अंदर भेजना है? 30 डेज के अंदर अंदर भेजना है, बीआर पास होने से, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने से फ्रॉम फॉर द अप्रूवल ऑफ मर्जर एक्सेट्रा। मर्जर जो भी है आपका बीआर पास हो रहा है या कोई भी अप्रूवल पास हो रहा है आपकी अथॉरिटीज का, जो टॉप अथॉरिटीज हैं, उसके बाद उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना है कि हम कॉम्बिनेशन करने का सोच रहे हैं। हे सीसीआई प्लीज चेक करो आपके कॉम्पिटिशन पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता हमारे कॉम्बिनेशन से, तो सीसीआई चेक करेगा। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन जो है 210 दिन, अब ये यहां पर याद रखना, यहां पर 210 से 10 दिन ही है, कह रहा है कोई भी कॉम्बिनेशन जो है 210 दिन तक जो है नोट उसमें नहीं आ सकता फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। ठीक है, या फिर जब तक वो नोटिस पास करके विच एवर इज अर्लियर सेक्शन 31 में आपको भेज नहीं देते। सेक्शन 31 कहां से हो गया सर? सेक्शन 31 में जो है ऑर्डर आता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं डाल रहा है कंपटीशन पे, आप आगे बढ़िए। या तो वो आ जाए सेक्शन 31 के तहत, या फिर 210 दिन पास हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो गया उसके बाद ही आप कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यार एंटिटी कितने दिन रुकेगी? सीसीआई अगर बिजी है तो एंटिटी थोड़ी रुक जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया या तो 210 दिन पास हो जाए या फिर आपके पास ऑर्डर की कॉपी आ जाए विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद ही आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वरना नहीं। उसके अलावा नो वेटिंग रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय सच कॉम्बिनेशन फॉलिंग अंडर, हाँ अगर कोई कॉम्बिनेशन ग्रीन चैनल के अंदर फॉल करता है। अब ग्रीन चैनल क्या होता है? ग्रीन चैनल एक ऐसा चैनल होता है जो अच्छी कंपनीज होती है जो जिनको ग्रीन चैनल के तहत डाला गया होता है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, तो वो उन केसेस में उनको वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने जैसे ही नोटिस भेजा वैसे ही उनका अप्रूवल मान लिया जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये बात गांठ बांध लो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सेक्शन नंबर 6 हमसे ये कहता है कि एक तो अगर आपका एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन से तो आप कॉम्बिनेशन करेंगे ही नहीं, आपका कॉम्बिनेशन वॉइड माना जाएगा। दूसरा, जैसे ही आपने सोचा कि आप कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, आपका रेजोल्यूशन पास हो गए, आपको 30 डेज के अंदर अंदर जो है नोटिस भेज देना है। किसको? सीसीआई को। सीसीआई को नोटिस भेजने के बाद आप कॉम्बिनेशन तुरंत नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे किसका? एटलीस्ट 210 दिन सीसीआई के जवाब आने का। ठीक है, अगर सीसीआई का जवाब नहीं आता 210 दिन में, तब तो आपका डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा।
अब डीम्ड अप्रूवल के कॉन्सेप्ट पे आगे जब जाऊंगा तो आपको एक क्लियरिटी दूंगा। अभी के लिए 210 दिन पकड़ के चलो, जैसा कि हमारी बुक में भी लिखा है, ठीक है। 210 दिन हैव पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, या फिर आपके पास ऑर्डर आ गया कि तुम कर लो भाई, तुम्हारे कॉम्बिनेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपकी एंटिटी ग्रीन चैनल में फॉल करती है, ग्रीन चैनल में फॉल करती है, ग्रीन चैनल में फॉल करती है, तो उस केस में आपने जैसे ही नोटिस भेजा, आप ऐसा मान लोगे कि आपको अप्रूवल मिल गया है और आप जो है आगे कॉम्बिनेशन कर लोगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। ये पूरा का पूरा वही है, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात आती है, अब मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, ये वाला आपका आ गया विच एवर अर्लियर। एग्जम्पशन है सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 4 में, कहता है ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं करेंगे कब, जब शेयर सब्सक्रिप्शन हो। अब यार इनको कॉम्बिनेशन नहीं मान, मतलब एक तरीके से ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे सेक्शन नंबर 6 के। कब? जब शेयर का सब्सक्रिप्शन हो, जब सिर्फ फाइनेंसिंग फैसिलिटी हो, या फिर एक्विजिशन करा गया हो किसके द्वारा, पीएफआई के द्वारा, एफआईआई के द्वारा, बैंक्स के द्वारा, वेंचर कैपिटल के द्वारा। तो किसके तहत? कॉवेनेंट ऑफ लोन अग्रीमेंट के तहत या इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेक्शन नंबर 6 अप्लाई नहीं करेगा, मतलब ये सीसीआई वाले के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब एक्विजिशन किस तरीके से हुआ हो, शेयर सब्सक्रिप्शन की तरह तरीके से, फाइनेंशियल फैसिलिटी की वजह से, या फिर एक्विजिशन हुआ हो पीएफआई के द्वारा, एफआईआई के द्वारा, बैंक के द्वारा, वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा, लेकिन किस तरीके से? लोन, कॉवेनेंट ऑफ लोन अग्रीमेंट की तरीके से या इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे मन के सच्चे बच्चे। सर क्या ध्यान रखना है, प्लीज एक बार बता दीजिए ना। सर क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि जो पीएफआई है, जो एफआईआई है, जो बैंक है, जो वेंचर कैपिटल फंड है, जिनके बारे में हमने ऊपर बात करी है, ठीक है, जिनके ऊपर एग्जाम्पशन है, वो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है, जो भी फॉर्म्स प्रिस्क्राइब है, ठीक है, विद द कमीशन द डिटेल्स ऑफ द एक्विजिशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको 7 डेज के अंदर लेकिन डिटेल्स प्रोवाइड करने। मतलब जो लोग एग्जाम्पशन में फॉल करते हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीसीआई को बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब करने की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा और 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स इट, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई बेटा, ये सब मैंने आपको बता दिया, ग्रीन चैनल वाली बात मैंने आपको बता दी, बस ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 6 तक हमारा सारा हो गया। अब सेक्शन नंबर 7 आता है जिसमें हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अब आने वाले सेक्शन जो है वो थ्योरेटिकल है, जितने भी अब आगे जो मतलब कुछ देर तक आपके थ्योरेटिकल टॉपिक चलेंगे तो फटाफट से मैं उसको कंप्लीट करता जाऊंगा, तो प्लीज बुरा मत लगाइएगा कि अगर स्पीड बढ़ जाए तो। लेकिन फिर रुक जाऊंगा सेक्शन नंबर 19 के इर्द गिर्द, जहां इंक्वायरी बैठेगी, व्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की इंक्वायरी किस तरीके से करता है सीसीआई, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा अगर वीडियो को जल्दी खत्म करना है तो फटाफट से अगर मैं सेक्शन नंबर 7 के बारे में बात करूं तो सेक्शन नंबर 7 हमसे ये कहता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट होगा सीसीआई का। बिल्कुल सीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट होगा, कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ सीसीआई क्या है? सीसीआई एक तरीके से कंपनी मानी जाएगी, एक तरीके से कंपनी मानी जाएगी जिसमें हमारा क्या होगा, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है बाय द नेम, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सारे हमारे आपको पता ही है किस तरीके से है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन कंपनी का जो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी को खरीद बेच कर सकती है, उसको सीसीआई जो है सीसीआई की तरह लिया जाएगा। इसके बाद हेड ऑफिस जो है सीसीआई का कहां पर है? दिल्ली में। उसका हमारे पास एड्रेस भी है, किसी को जाना हो तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद सीसीआई के ऑफिस में क्या होगा? कमीशन में एस्टेब्लिश अदर ऑफिस भी इंडिया में बना सकते हैं। अभी फिलहाल कहां पर है? न्यू दिल्ली में ही एक ऑफिस है। इसके बाद सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 8 हमसे कहता है कि कंपोजिशन सीसीआई में कौन कौन होगा। तो सीसीआई में कौन कौन होगा मेरे बेटे? सीसीआई में एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और 2 मिनिमम मेंबर्स होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो है मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे, मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं हमारे 6 हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो हमारे पास ये कहा गया है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपीरियंस जो लेस देन 15 इयर्स इन, जो चेयरपर्सन है उसके बारे में बात कर रहा हूं। चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहता है चेयरपर्सन या कोई भी अदर मेंबर, चेयरपर्सन या कोई भी अदर मेंबर जो हमारे सीसीआई में है, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और स्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किन किन चीजों में? इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस कॉमर्स में, लॉ में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में, पब्लिक अफेयर्स में, इन सब चीजों में। तो उस बंदे को जो है हमारा क्या नाम है, उसको हम सीसीआई का मेंबर्स बनाएंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 15 ईयर्स की होनी चाहिए इन सारी चीजों में,
ठीक है। उसके बाद द चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, होल टाइम मेंबर्स होंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, होल टाइम मेंबर्स होंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 आता है। सेक्शन नंबर 9 में बहुत सिंपल सी चीजें कहता है सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। कहता है सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, कहता है जो चेयरपर्सन होंगे, अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन होंगे, वो अपॉइंट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे, सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। मतलब ये सिलेक्शन कमेटी काम क्या करेगी, सिलेक्शन कमेटी क्या काम करेगी, जो हमारे सीसीआई के चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, सिलेक्शन कमेटी में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनका नॉमिनी होगा, एक चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी होगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेक्रेटरी होगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और 2 एक्सपर्ट्स भी होंगे। ये लोग क्या होंगे, ये लोग सिलेक्शन कमेटी में होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 प्लीज आप रीड कर देना यार, मैं नहीं पढ़ रहा। ये रूल्स हैं कि किस तरीके से पैनल जो है नाम डिसाइड करेगी, ठीक है, कितने दिन में करेगी, वो बस है। उसके लिए मैं आप मेहनत नहीं कर रहा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कि कितने नाम दिए जाएंगे, फिर कितने दिन रुकेंगे, ये सारा आप रीड कर लेना। मुझे लगता है ये पूछेगा आपसे, ठीक है, बहुत प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 10 आता है कि उनका टर्म्स क्या रहेंगे ऑफिस के। तो सेक्शन नंबर 10 हमसे सिंपल सी बात करता है, जो चेयरपर्सन होंगे, जो अदर मेंबर्स होंगे, उनके टर्म्स किस तरीके से रहेंगे। 5 साल तक का उनका टर्म रहेगा, 5 इयर्स का रहेगा, या फिर उनकी 65 ईयर्स ऑफ द एज, 65 ईयर्स की एज रहेगी। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी होगा पहले, तो उस टाइम हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, इनकी जो रीअपॉइंटमेंट होगी वो कितने नंबर ऑफ टाइम भी हो सकती है। रीअपॉइंटमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर जो 10 में सबसेक्शन 2 है, इसमें सिंपल सी चीज ये बोली गई है कि अगर कोई भी वैकेंसी होती है चेयरपर्सन की या किसी भी मेंबर की किसी भी तरीके से डेथ वगैरह से, तो वो हमारी फिल करी जाएगी एज अ फ्रेश अपॉइंटमेंट। उसके अलावा जब ये लोग आएंगे तो ओथ, कसम खाएंगे। इसके बाद चार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन अंटिल, मतलब हाँ, लेकिन अगर जब उनकी डेथ हो गई या फिर वो छोड़ के चलेगा बीच में, तो जब तक सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा वो एक्ट करेगा एज अ चेयरपर्सन। इसके बाद एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन में भी क्या ही होगा, अगर चेयरपर्सन बीमार है या फिर इलाज करवाने गया या कुछ घूमने फिरने गया, तो उस केस में भी जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वही चेयरपर्सन की ड्यूटी को, पूरी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, इसके बाद वो एग्जांपल है, उसी के बारे में और कुछ नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 11 आता है। सेक्शन नंबर 11 हमसे कहता है क्या रिजाइन दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं चेयरपर्सन को और अदर मेंबर्स को। यस, रिजाइन किया जा सकता है उनके द्वारा और रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 3, अगर रिजाइन देता है, अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं चेयरपर्सन या मेंबर, तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर अगला बंदा जब आता है सक्सेसर जब तक आ जाए वो, या फिर उनका पीरियड ही एक्सपायर कर जाए ऑफिस का, तो विच एवर इज इन तीनों में से जो भी होता है तब तक उसको रहना पड़ेगा। उसके अलावा रिमूवल, यस, रिमूवल किया जा सकता है। अगर उसको कैसे भी पता चलता है, अगर पता चलता है जो चेयरपर्सन है या मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, या फिर वो किसी भी तरीके से किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ था जब वो ड्यूटी में था। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से ऑफेंस कमिट किया है उसने मॉरल टर्पिट्यूड का। उसके अलावा या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका, या फिर अब्यूज करा अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, या फिर वो मेंटली इनकेपेबल है, अनकेपेबल, अनसाउंड माइंड का है, तो उस केस में उस बंदे को क्या करा जाएगा, निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली बात है, डी केस है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली बात है, या फिर हमारा अब्यूज करा अपनी पोजीशन को, इन दोनों केसेस में उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। इन दोनों केसेस में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों केस में उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, डी और ई क्लॉज में। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट अब दिया जाएगा, लेकिन और उसके साथ साथ मतलब इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी, रिमूवल जो होगा इन दोनों ग्राउंड्स का तभी होगा जब इंक्वायरी करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा और सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद मतलब सिंपल सी बात है, मॉरल फाइनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट के केस में, या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। और रिमूवल तभी होगा जब इंक्वायरी बिठाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, या फिर रेफरेंस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद ही उनको निकाला जाएगा। बाकी केस में तुरंत भगा देंगे। अब सेक्शन नंबर 12 हमसे ये कहता है, सेक्शन नंबर 12 हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा चेयरपर्सन या मेंबर रहा है तो वो 2 साल तक कहीं पर जॉब नहीं कर सकता जिसका केस आया था, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं चेयरपर्सन रहा या मैं मेंबर रहा सीसीआई का, और अब मैं जा रहा हूं रिजाइन देके, या फिर मेरा टर्म खत्म हो रहा है, मेरा पीरियड खत्म हो रहा है और मैं दोबारा नहीं बनना चाह रहा, तो उसके बाद मैं नौकरी धंधा पानी तो करूंगा ना, तो मैं उन एंटिटीज में जाके जॉब नहीं कर सकता जिनका केस मैंने देखा था जब मैं सीसीआई का मेंबर या चेयरपर्सन था। लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट एंटिटीज में आप जा सकते हो। अगर गवर्नमेंट एंटिटीज का आपका केस आया भी था, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एंटिटीज का केस आया भी था तो भी आप वहां पर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 ये कहता है कि जो हमारी उनके पास पावर्स होती है, चेयरपर्सन के पास जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। सेक्शन 14 ये कहता है कि जो भी हमारा प्रिस्क्राइब सैलरी और अलाउंसेस है वो दिए जाएंगे, ठीक है, जितना भी प्रिस्क्राइब होगा। और वो बताया भी हुआ है, मतलब रूल नंबर 3 में बताया भी गया है, चेयरपर्सन की जो होगी 4 लाख रुपए महीना सैलरी होगी। सही है यार, चेयरपर्सन बन जाओ,
ठीक है। मेंबर्स की 3,75,000 3,75,000 जो है सैलरी होगी एज पर रूल नंबर 3 बताया हुआ है। ध्यान रख लेना, पहले तक तो नहीं बुक में था लेकिन अब है। सेक्शन नंबर 15 हमसे ये कहता है कि कोई भी वैकेंसी अगर इस बार अगर वैकेंसी होती भी है तो उस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स पहले हो चुकी हैं वो इनवैलिडेट नहीं मानी जाएगी। मतलब किसी भी ग्राउंड्स पे जजमेंट जो होंगी वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, भले ही उनका फॉर एग्जांपल बाद में मैं बोलता हूँ कि आपका जो चेयरपर्सन था उसकी तो जो अपॉइंटमेंट थी वो इनवैलिड थी, वो डिफेक्ट थी उसके उसमें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसके जितने भी फैसले थे उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उनके जितने भी फैसले थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा आएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्टर जनरल। सेक्शन नंबर 16 बात करता है डायरेक्टर जनरल के बारे में। डायरेक्टर जनरल क्या होता है जी? डायरेक्टर जनरल बहुत सिंपल सी बात करता है, डायरेक्टर जनरल वो पर्सन होता है जो असिस्ट करता है कमीशन को काम करने में। मतलब जब सीसीआई काम करता है तो उसको जो असिस्ट करता है वो कौन करता है? कमीशन जब काम करता है तो उसको जो असिस्ट करता है वो कौन करता है? डायरेक्टर जनरल करता है, इसलिए उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। डायरेक्टर जनरल जो होता है वो कंट्रोल में काम एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अदर डायरेक्टर्स। उसका सैलरी वही जो प्रेस्क्राइब रहती है। अब कौन बंदा डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो सकता है? वो बंदा जिसके पास इंटीग्रिटी हो, ये हो, और उसके बाद नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, इन्वेस्टिगेशन का नॉलेज हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट का, बिजनेस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ का, इकोनॉमिक्स का, एज मे प्रेस्क्राइब, इन सब चीजों का जो है उसके पास अता पता होना चाहिए, मतलब उसे, ठीक है। इसके बाद सेक्रेटरी एंड ऑफिस अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कमीशन। सेक्शन नंबर 17 के बारे में अगर हम बात करें तो कमीशन जो होता है वो अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरी को या सच अदर ऑफिस को, अदर एम्प्लॉइज को, जैसा भी उसको टीम फिट लगता है, और सैलरी प्रोवाइड कर सकता है जैसा भी उसको एज पर द प्रिस्क्राइब रूल है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है ड्यूटीज और पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमीशन के। तो अगर मैं सेक्शन नंबर 18 के बारे में बात करूं आप लोगों से, हाँ जी, तो सेक्शन नंबर 18 जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ड्यूटीज एंड कमीशन के बारे में बात करता है, ड्यूटीज ऑफ कमीशन, सॉरी, ड्यूटीज ऑफ कमीशन के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है कि ये सेक्शन ही पूरा जो चैप्टर है ना हमारा, वो चैप्टर नंबर 4 ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन के बारे में बात करेगा, जिसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कमीशन जो है इंक्वायरी किस प्रकार से करता है जब भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो। तो वो प्रोसीजर्स के लिए भी मैं आपको इसी चार्ट से पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने बहुत ही समराइज में लिखा हुआ है, मजा आ जाएगा, तृप्त हो जाओगे, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 18 हमसे क्या कहता है, ड्यूटीज ऑफ कमीशन क्या है? ड्यूटीज ऑफ कमीशन यही है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कॉम्पिटिशन एक्ट के। जब मैंने कॉम्पिटिशन एक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे ना, तो आपके दिमाग में मैंने आपको एक चीज डाली थी कि ऑब्जेक्टिव्स रखो याद, ऑब्जेक्टिव्स रखो याद कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यही ऑब्जेक्टिव्स वो है जिसे पूरा करने के लिए कमीशन बना था और वही उसकी ड्यूटीज हैं। तो आप अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन को हटाना, ये उनका काम है, यही इनकी ड्यूटी है। दूसरा, सस्टेन करना, कंपटीशन इंडिया में बना रहे। तीसरा, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स के। और लास्ट वन कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए मार्केट में। तो ये सारी चीजें ही हमारी ड्यूटीज हैं किसकी? कमीशन की। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज बोली गई है, कहता है कि हमारा ये ड्यूटीज के बाद सेक्शन नंबर 19 आता है। सेक्शन नंबर 19 ये कहता है कि किस प्रकार से इंक्वायरी करेगा एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स के बारे में और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में, कौन? सीसीआई। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सर हमने एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था सेक्शन नंबर 3 में, डोमिनेंट पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 में। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, अब अगर कोई कंप्लेंट गई है तो किस प्रकार से इंक्वायरी करी जाएगी वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आओ अब इसकी इंक्वायरी का मैनर पढ़ते हैं। कहता है जब भी अब इसकी इंक्वायरी का मैनर मैं आपको बताऊं कहां पर मिलेगा। प्रोसीजर जो है कि किस तरीके से होता है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो आपको सेक्शन नंबर 26 में मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 26 में मिलेंगे प्रोसीजर। इसका कहां मिलेगा आपको कि किस तरीके से इंक्वायरी होती है, वो आपको सेक्शन नंबर 26 में मिलेगा। तो जब हम सेक्शन नंबर 26 में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। कहता है कमीशन जो होता है, जो सीसीआई होगा, वो इंक्वायरी करेगा अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट से या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के थ्रू, ठीक है। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है किसी बंदे के द्वारा, या तो उसे खुद से लग रहा है, या तो उसे सुमोटो लगा कि यार गलत हो रहा है, तो खुद से भी तो एक्शन ले सकता है, ओन मोशन सुमोटो भी तो लग सकता है, या किसी बंदे से, कंज्यूमर से, या फिर पर्सन से, या एसोसिएशन से, या ट्रेड एसोसिएशन से, अगर उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस केस में वो क्या करेगा, इंक्वायरी बिठा सकता है और इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको कमीशन के सामने फाइल करना है, इंफॉर्मेशन देना है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी अब्यूज कर रही है अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, या मुझे ऐसा लगता है कि इनके बीच में एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको रेगुलेशन नंबर 12 और रेगुलेशन नंबर 13 जो है फॉलो करना होगा। अब आप बोलोगे सर रेगुलेशन नंबर 12, 13 और 23 ये जो भी है मेरे को पढ़ के बताओ, तो बेटा मैं ये नहीं पढ़ूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट है और मुझे लगता है आईसीआई इसमें आपको टेस्ट करेगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और पेजेस भी बढ़ाने के लिए है क्योंकि इतना स्टेप जानना मुझे लगता है आपके लिए था। लॉ आपको पता होना चाहिए,
पूरा का पूरा। हाँ ये जानना जरूरी है बट ये गूगल में इजीली अवेलेबल है, आप एक बार रीड करके आप बहुत इजीली, अगर आपके पास रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ आता है, वैसे भी आपको याद तो थोड़ी रहेगा, मेन टॉपिक याद होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट समझने आने चाहिए। तो सेक्शन था, अभी प्रोसीजर डाल दिया है पेज बढ़ाने के लिए, आप एक रीड करना, इससे ज्यादा इसको रीड मत करना, टाइम मत वेस्ट करना इनके ऊपर, मैं आपको ये अभी भी कह रहा हूँ, टाइम मत वेस्ट करना इनके ऊपर, ठीक है। फीस वगैरह बताओ, फीस याद रखोगे आप, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 2 है, जिसमें ये बताया गया पावर और फंक्शंस क्या क्या है सीसीआई के। तो पावर और फंक्शंस के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यार देखो, पावर एंड फंक्शन जो है, पावर एंड फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पावर एंड फंक्शंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यही है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन जो इंक्लूड करते हैं ऐसे पावर और फंक्शन जो स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 3 और 7 में। अब सबसेक्शन 3 और 7 में क्या है आगे बताता हूँ। सबसे पहले फैक्टर्स 3 to 7 में हमारे पास क्या क्या है, ये पावर्स एंड फंक्शंस है। अब इनमें क्या होगा, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, अब ये बताएंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा जब हम ऊपर पढ़ रहे थे, जब सेक्शन नंबर 3 में आपको पढ़ा रहा था, तब भी हमने रीड किया था कि किस फैक्टर्स को सीसीआई देखेगा ये पता लगाने के लिए कि किसी भी कंपटीशन का पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन सी चीजें देखेगा ये पता लगाने के लिए कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है कंपटीशन पे। तो ये चीजें देखेगा कि सबसे पहला क्रिएशन ऑफ बैरियर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, दूसरा ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन, एक्रूअल टू ऑफ बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स, ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं वहां पे, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, goods or services, promotion of technical and scientific economic development by means of production or distribution of goods or provision of services। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 4 हमसे ये कहता है कि क्या फैक्टर्स वो चेक करेगा, ये चेक करने के लिए कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है नहीं है, ये भी हम चेक कर चुके हैं कि मार्केट शेयर चेक करेगा, देखेगा साइज, देखेगा एंटरप्राइज का साइज, देखेगा कॉम्पिटिटर्स का इकोनॉमिक पावर, देखेगा वर्टिकल इंटीग्रेशन, देखेगा कंज्यूमर की डिपेंडेंस, देखेगा मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन, देखेगा बाय वर्चू गवर्नमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये चेक करेगा, ठीक है। काउंटरवेलिंग बाइंग पावर देखेगा, मार्केट स्ट्रक्चर चेक करेगा, सोशल ऑब्लिगेशन चेक करेगा और रिलेटेड अदर फैक्टर्स भी चेक करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको तो एक बार रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 19 सबसेक्शन 5 कहता है कि क्या फैक्टर्स चेक करेगा, ये डिटरमाइन करने के लिए कि रेलेवेंट मार्केट है या नहीं है, ठीक है। रेलेवेंट मार्केट चेक करने के लिए तो ये देखेगा कि सबसे पहले तो फॉर डिटरमाइनिंग द मार्केट की मार्केट रेलेवेंट मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करती है या नहीं करती, सबसे पहले तो उसे ये चेक करना पड़ेगा कि ये रेलेवेंट ज्योग्राफी, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो बनता है रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट से ही रेलेवेंट मार्केट बनता है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को पता लग, इन्हीं के फैक्टर्स को देखेगा। तो रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट के लिए वो देखेगा कि क्या रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, नेशनल पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, नीड्स और सिक्योर। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 में जो सब सेक्शन 7 है उसमें ये रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखेगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या क्या है, एक्सक्लूजन इन हाउस प्रोडक्शन, एक्सिस्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे मैंने रीड किया वैसे ही रीड कर लेना, बस इतना ध्यान रखना कि कुछ ऐसा है, फैक्टर्स है, ठीक है। और पेज नंबर लिख लेना, आप पेपर में अगर आ गया तो आप जाके चेक कर लोगे सीधा। इसके बाद सेक्शन नंबर 20 आता है। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 20 कहता है इंक्वायरी इनटू, अब जब इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 19 में कि इंक्वायरी किसकी, दो पार्ट की, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स की और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की। कॉम्बिनेशन की इंक्वायरी के लिए ये वाला है, ठीक है, लेकिन इनके प्रोसीजर जो है आगे हैं, ठीक है। तो कहता है कमीशन जो होता है या तो खुद की नॉलेज से या अगर इंफॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू एक्विजिशन, जब उनको एप्लीकेशन दी गई है एक्विजिशन की, एक्वायरिंग कंट्रोल की, मर्जर एमिग्रेशन की, तो इंक्वायरी बिठाएगा और इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी का प्रोसीजर जो हमारा की क्या प्रोसीजर है वो आगे है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इंक्वायरी करेगा कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा कंपटीशन में, ठीक है, और उसके बेसिस पे जो है हमारा फैसले लेगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ एसेट्स और टर्नओवर चेक करना होगा, क्योंकि टर्नओवर इसलिए चेक करना होगा क्योंकि हमने एक चार्ट पढ़ा था, आपको याद होगा चार्ट पढ़ा था कि कब आपको जाना है, ये हमने चार्ट पढ़ा था। तो इसीलिए टर्नओवर की डेफिनेशन और एसेट्स की डेफिनेशन जाना जरूरी है कि किस दिन की ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, किस रेट से ली जाएगी, उसके बारे में हमें यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स क्या क्या ध्यान में रखेगा डिटरमाइन करने के लिए कि कॉम्बिनेशन का एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है, लेकिन दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन कितना मार्केट में, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर, likelihood that the combination would result in parties to the combination able to significantly and sustainably increase the prices and profit margin, extent of effective competition, extent to which substitutes are available, market share in the relevant market, likelihood that the combination would result in removal of
vigorous and effective competitor or competition in the market, nature and fact, मतलब ये सारी चीजें, possibility of the failing of business, मतलब ये सारी चीजें को ध्यान में रखा जाएगा कि appreciable adverse effect है या नहीं है competition का। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अब मैंने रीड कर लिया इसमें, अब आप सोचोगे सर ये तो रीड करे जा रहे हो आप, तो भाई मैं इसमें क्या बताऊं आपको, ये फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेगा ये चेक करने के लिए, खत्म, ये तो थ्योरेटिकल बात है ना बस। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 कहता है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को जो है वो सीसीआई जो है किसी मैटर का रेफरेंस दे सकता है चेक करने के लिए। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को रेफरेंस देना किसके द्वारा, कमीशन के द्वारा, ये बताया है, ठीक है, और कुछ इसके अंदर नहीं है। सीसीआई को जो अगर किसी मैटर के बारे में रेफरेंस दी गई है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, तो उसको कितने दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा, 60 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होगा, ठीक है जी। इसके बाद एक सेकंड, मैंने शायद से उल्टा बोल दिया। अच्छा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है रेफरेंस देगा किसको, सीसीआई को, किसी भी मैटर का, ठीक है जी। और नीचे वाले सेक्शन में, वो सेक्शन नंबर 21A है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सेक्शन नंबर 21A में ये लिखा हुआ है कि सीसीआई जो होगा वो रेफरेंस दे सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को किसी भी मैटर के लिए, और सीसीआई को भी 60 दिन के अंदर ही जवाब देना होगा जिस मैटर के बारे में उसने रेफरेंस दिया है, और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी 60 दिन के अंदर ही जवाब देना है। तो सिंपल सी बात यह है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी किसी मैटर का रेफरेंस दे सकता है सीसीआई को, और सीसीआई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को जो है रेफरेंस दे सकता है किसी भी मैटर का, लेकिन उन दोनों को 60 डेज के अंदर जवाब देने होंगे। सेक्शन 21 सिर्फ इतनी सी बात करता है। सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि मीटिंग्स के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 22 कहता है कि जितनी भी कमीशन की मीटिंग होगी, सीसीआई की मीटिंग होगी, वो एज पर द रूल्स होंगी, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से उसकी मीटिंग होगी, एज पर रूल्स, मीटिंग एज पर रूल्स, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चेयरपर्सन इफ एनी रीजन अगर अटेंड नहीं कर पाता, चेयरपर्सन अटेंड नहीं कर पाता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो क्या करेगा, वो मीटिंग को चलाएगा, ठीक है। जो भी फैसले लिए जाएंगे वो मेजोरिटी की वोटिंग से ही लिए जाएंगे, और चेयरपर्सन अगर एब्सेंस में है तो वो उसका जो द मेंबर जो प्रिसाइड कर रहा है, जो उसकी जगह पे काम कर रहा है, सीनियर मोस्ट मेंबर, जो भी मेंबर उसकी जगह पे काम कर रहा है, वो जो है वो हमारा उसका कास्टिंग वोट रहेगा। उसके बाद कोरम ऑफ द मीटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो द प्रोविजन जो होता है वो हमारा 3 मेंबर्स का है। द मीटिंग शैल बी द कोरम ऑफ सच मीटिंग शैल बी 3 मेंबर्स। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यार, कोरम कितना रहेगा मीटिंग का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। मैं इसको एमसीक्यू में पूछूंगा और मुझे पूरा विश्वास है बच्चे गलत जवाब देंगे, बहुत होशियार बन के। 3 मेंबर्स का कोरम रहेगा। आपको याद होगा मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 2, एक चेयरपर्सन, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 6, ठीक है। तो मिनिमम जो हमारी कोरम है वो कितनी रहेगी, तो 3 मेंबर की रहेगी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 के बारे में मैं आपको याद होगा पीछे बताया था कि जब सेक्शन नंबर 19 में हमने कंप्लेंट डाल दी एंड कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट की या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, तो उसकी इंक्वायरी जो होगी वो सेक्शन नंबर 26 में होगी। अब सेक्शन नंबर 26 में इंक्वायरी किस प्रकार से होगी, इसके स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं हम इस चार्ट से, और मजा आ जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। देखो, सेक्शन नंबर 26 हमसे कहता है कि प्रोसीजर क्या है इंक्वायरी का अंडर सेक्शन 19, दैट इज फॉर एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सबसे पहला स्टेप है, जैसे ही एप्लीकेशन मिलेगा किसी बंदे से, जो हमने सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा था, या फिर सुमोटो ही जो कमीशन है, अगर उसको ऐसा लगता है प्राइमा फेसी देख के कि गलत काम हो रहा है, एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट है या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, तो वो प्राइमा फेसी चेक करेगा। अगर प्राइमा फेसी उसको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, तो वो स्टेप 2A की तरफ जाएगा। अगर उसको देख के, प्राइमा फेसी मतलब देख देख के, ऊपर ऊपर से, अगर उसको प्राइमा फेसी लग रहा है कि नहीं यार कोई भी एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट नहीं है, कोई भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, ठीक है, या फिर पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो स्टेप 2B की तरफ जाएगा। अब 2A क्या होता है, 2B क्या होता है, चलो उसको खत्म कर देते हैं। 2B का मतलब होता है अगर उसको ऐसा लगता है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आई नहीं या एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट ही नहीं है, तो मैटर क्लोज हो गया। लेकिन अब कहानी यहां पर बदलती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, तो वो क्या बोलेगा, डायरेक्टर जनरल जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था असिस्ट करने के लिए कमीशन को, उसको बोलेगा इन्वेस्टिगेट कर जाके। स्टेप 3 में क्या होगा, डायरेक्टर जनरल जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा आफ्टर इंक्वायरी एंड रिकमेंड करेगा कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है या नहीं हुआ। स्टेप 4 में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो सीसीआई जो होगा वो फर्दर इंक्वायरी करेगा। स्टेप 4B क्या कहता है, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, मतलब डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट में ये आया कि कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है इंक्वायरी के बाद, तो सीसीआई जो होगा ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगा या सजेशन इनवाइट करेगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर जो पार्टीज ने एप्लीकेशन फाइल करी थी उनसे, उनकी बात भी मानी जाएगी, ठीक, सुनी जाएगी। स्टेप 5 कहता है अगर आफ्टर ऑब्जेक्शंस या सजेशंस जो दिए गए हैं कुछ भी नहीं मिला, तो डीजी की रिपोर्ट को सच मान के मैटर को, मतलब सही मान के मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन में, सजेशन में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सीसीआई डीजी को बोलेगा दोबारा से इंक्वायरी कर इन
जो सजेशंस और जो ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, स्टेट या फिर पार्टीज कंसर्न की तरफ से आए, इनको बेस रख के अब दोबारा से इंक्वायरी कर ये माना जाएगा। तो बहुत सिंपल है बॉस, इससे आसान तरीके से तो मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा आपको। स्टेप 1 यही है कि जैसे ही एप्लीकेशन मिली या सो मोटो अगर लगता है कमीशन को, तो वो चेक करेगा प्राइमा फेसी गलत हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर गलत नहीं हो रहा तो वहीं पर केस रोक देगा, बात खत्म। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो डीजी को बोलेगा इन्वेस्टिगेट कर, डीजी इन्वेस्टिगेट करेगा। डीजी इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट में दो चीजें होंगी, या तो कॉन्ट्रवेंशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो सीसीआई फर्दर इंक्वायरी बिठाएगा और उसके बाद पेनल्टीज वगैरह लगा देगा। लेकिन अगर डीजी ये बोलता है कि कॉन्ट्रवेंशन नहीं हुआ इंक्वायरी के बाद, तो सीसीआई ये बोलेगा कि एक बार जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से भी उनकी बातें जान लेते हैं, उनका भी राय जान लेते हैं। उनकी राय के हिसाब से अगर उनकी राय में भी ये होगा कि नहीं यार कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी राय में ऐसा हुआ कि हाँ प्रॉब्लम है, तो फिर डीजी की रिपोर्ट के हिसाब से को बेस नहीं माना जाएगा और डीजी को दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए बोला जाएगा कि अब दोबारा से इंक्वायरी कर इन सबको बेस रख के जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टी कंसर्न ने बोला है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 27 भी मैं आपको यहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 26 आपका पूरा हो चुका है, एक एक शब्द जो मैंने बोला इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं है वहां पर, अलग नहीं मिलेगा। अब बात आती है सेक्शन नंबर 27 की। सेक्शन नंबर 27 भी हम यहीं से पढ़ेंगे। जो अब इंक्वायरी के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। जब ऑर्डर पास किया जाएगा तो क्या ऑर्डर पास किया जाएगा? ऑर्डर ये पास किया जाएगा कि भाई तुम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कर रहे हो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहे हो, इसको रोक दो, डिसकंटिन्यू कर दो। उसके अलावा उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, लेकिन कितनी? 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर। और ये टर्नओवर कितना है? रिलेवेंट टर्नओवर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर दैट इज रेलेवेंट टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब इससे पीछे के जो 3 फाइनेंशियल ईयर थे उसका जो भी टर्नओवर था उसका एवरेज निकालो 3 साल का। ठीक है, और उसका 10% जो होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे ज्यादा पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी इतनी है। ठीक है, उसके अलावा अब एक केस और है कि अगर कार्टेल बना हुआ है और कार्टेल जो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट कर रहा है, तो उस केस में पेनल्टी कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट या फिर 10% ऑफ द टर्नओवर फॉर ईच ईयर ऑफ कंटेनेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। जिस दिन से एग्रीमेंट है वहां से उसका 10% या फिर 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, वो हमारा जो होगा क्या माना जाएगा, उतनी पेनल्टी हमारी मैक्सिमम हो सकती है। उसके अलावा ये तो हमारी या एक तो डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल दिया, दूसरा उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी। इसके अलावा अग्रीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए भी बोल सकता है। अगर अग्रीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए बोलता है तो उन लोगों को अग्रीमेंट्स मॉडिफाई करने होंगे, उसके बाद उनको ऑर्डर फॉलो करने होंगे जो भी है, और सच अदर ऑर्डर भी, मतलब और कोई ऑर्डर भी उसको सही लगता है तो वो दे सकता है। तो 3 ऑर्डर जो वो सेक्शन नंबर 27 के तहत पास कर सकता है। अगर सेक्शन 26 में वो गिल्टी पाए जाते हैं तो एक तो डिसकंटिन्यू करने के लिए बोल सकता है, दूसरा पेनल्टी लगा सकता है, तीसरा अग्रीमेंट को मॉडिफाई करने के लिए बोल सकता है, चौथा सच अदर ऑर्डर्स एज मे ही मे थिंक कि भाई इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये सारे उसके केसेस हैं। रेलेवेंट टर्नओवर के बारे में बता दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। सेक्शन नंबर 28 मतलब ये कहता है, सेक्शन नंबर 28 हमसे ये कहता है कि अगर कोई कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई कंपनी, एंटिटी, एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रही है, अब्यूज कर रही है, तो वो उसको डिवाइड भी कर सकता है, उसको डिवीजन भी कर सकता है, उसका बंटवारा भी कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज जो एंजॉय कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन, टू एंश्योर कि वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ना करे। क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू वो डिवीजन कर सकता है एंटरप्राइज का? ट्रांसफर करके या वेस्टिंग करके प्रॉपर्टी, राइट्स और लाइबिलिटीज को। दूसरा, एडजस्टमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आइदर डिस्चार्ज और रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। क्रिएशन, अलॉटमेंट या सरेंडर करके शेयर्स और सिक्योरिटीज को। फॉर्मेशन और वाइंडिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज और द अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अमेंडमेंट करके एमओए में, एओए में। ठीक है, टू द एक्सटेंट और सच अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इन सभी तरीकों से वो क्या कर सकता है? डिवीजन कर सकता है किसका? एंटरप्राइज का। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर कोई भी नुकसान होता है डिवीजन करने पे एंटरप्राइज को, उसका किसी भी तरीके से कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट से या सीसीआई से, जो भी कह लो। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 29 हमसे कहता है प्रोसीजर क्या है कॉम्बिनेशन का। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 19 में, हमने सेक्शन नंबर 26 में हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का जब इंक्वायरी होगी तो उसका क्या प्रोसीजर है। अब सेक्शन नंबर 29 में हम ये पढ़ेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है जब कॉम्बिनेशन की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो कॉम्बिनेशन के बारे में भी आओ, यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सेक्शन नंबर 29 हमसे कहता है स्टेप नंबर 1, अगर प्रेमा फेसी ऐसा लगता है कि एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, तो शो कोज नोटिस इशू किया जाएगा और पार्टीज को 30 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना होगा। मतलब अब सिंपल सी बात आपको बताता हूं, आपने क्या किया, आपने सोचा कॉम्बिनेशन कर रहे हो आप, ठीक है, आपको याद होगा 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन आपको जो है
सीसीआई को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पशन में फॉल नहीं करते तो मतलब, ठीक है, अगर एग्जाम्पशन में फॉल करते हो तो आपको 7 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना होगा। तो अगर 30 डेज की वाली बात आपको याद होगी, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर अगर ऐसा है तो आपने दे दिया, अब उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसीजर पूरा का पूरा फॉलो होगा। तो अब प्रोसीजर क्या है देखो, सबसे पहला, इफ द प्राइमा फेसी ओपिनियन है कि एडवर्स इफेक्ट डाला जा रहा है कंपटीशन पे, देन शैल इशू शो कॉज नोटिस टू द पार्टीज टू रिस्पॉन्ड 30 डेज। तो फिर अगर उनको ऐसा लगता है प्राइमा फेसी देख के कि एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन पे हो रहा है, तो शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा पार्टीज को कि 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस आपको जो है जवाब देना है, अपनी बात रखनी है। दूसरा, स्टेप 2, जैसे ही आफ्टर रिस्पॉन्स, जैसे ही रिस्पॉन्स करेगी पार्टी 30 डेज के अंदर अंदर, सीसीआई जो है डीजी को बुलाएगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, एंड सच रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय द डीजी इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर रिस्पॉन्स द सीसीआई जो होगा डीजी को बोलेगा और डीजी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा जो भी उसको टाइम बोला गया है। स्टेप 3, सीसीआई जो होगा विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्पॉन्स बाय द पार्टीज और रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द डीजी विच एवर इज लेटर, डायरेक्ट करेगा पार्टीज को कि वो पब्लिश करेंगे डिटेल्स कॉम्बिनेशन की, कहां पर, न्यूज़पेपर में एंड वेबसाइट पे 10 विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन फॉर ब्रिंगिंग द कॉम्बिनेशन इनटू द नोटिस ऑफ द जनरल पब्लिक, और ऐसे लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4, सीसीआई जो इनवाइट करेगा पार्टी से ऑब्जेक्शंस, अगर किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन है 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट जिस दिन से वो पब्लिश हुआ है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है कंपनीज के द्वारा। स्टेप 5, सीसीआई जो है और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पार्टी से 15 दिन के बाद, 15 दिन की मोहलत देगा स्टेप 4 के बाद। सच मोर इन्फॉर्मेशन जो होगा वो 15 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। स्टेप 6, आफ्टर रिसीट ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन जो है वो सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से ऑर्डर पास करेगा। अब सुनो, सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है। सबसे पहला स्टेप, कॉम्बिनेशन में अगर प्राइमा फेसी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कॉम्बिनेशन से, तो वो शोकोज नोटिस इशू करेगा सीसीआई 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द, और रिस्पॉन्ड नहीं, कितने दिन के अंदर करेगा वो नहीं पीरियड गिवन, 30 डेज के अंदर उनसे जवाब मांगेगा शोकोज नोटिस देके। और साथ ही साथ आफ्टर रिस्पॉन्स सीसीआई जो होगा डीजी को बुलाएगा, उनसे रिपोर्ट मांगेगा कि तू भी इन्वेस्टिगेट कर और अपनी रिपोर्ट सबमिट कर प्रिस्क्राइब टाइम में। उसके बाद सीसीआई 7 दिन के अंदर अंदर, कब से 7 दिन देखे जाएंगे, या तो डीजी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी या फिर जिनसे शोकोज नोटिस, जिन एंटिटी एंटरप्राइज को शोकोज नोटिस भेजा था उनके जवाब आ गए, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो भी बाद में, उस वहां से 7 दिन देखे जाएंगे। पार्टीज को ये डायरेक्ट करेगा, एंटरप्राइज को वो डायरेक्ट करेगा, पार्टीज को मतलब एंटरप्राइज को वो डायरेक्ट करेगा कि आप लोग पब्लिश करिए ये डिटेल्स कॉम्बिनेशन की न्यूज़पेपर में भी और वेबसाइट में भी, कितने दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर, कि आप लोग कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को, जनरल पब्लिक को भी पता चले कि आप दोनों का मर्जर होने जा रहा है, एक्विजिशन होने जा रहा है, और ऐसे लोग अपनी बात भी रख सके जिनको अफेक्ट पड़ता है आपके कॉम्बिनेशन होने से। फिर स्टेप 4 में क्या होता है, सीसीआई जो है इनवाइट करेगा जनरल पब्लिक को या जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है उनको, 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग अपनी ऑब्जेक्शन रेज करें, अपनी बात रखें, या और उन्हें साथ में एक्स्ट्रा 15 डेज भी दे सकता है कि अपनी 15 दिन, एक्स्ट्रा 15 दिन और दिए हैं, आप अपनी और इंफॉर्मेशन जो है दे सकते हैं। सुनो, सीसीआई जो है इनवाइट करेगा पार्टी को जो अफेक्ट हुए हैं कि अपनी रिटर्न ऑब्जेक्शन दे 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट जब से वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, स्टेप 5, सीसीआई जो है और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किससे, पार्टीज से, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 डेज, मतलब लोगों की ऑब्जेक्शन आई, उसके बाद सीसीआई को ऐसा लगता है कि यार मेरे को ना और इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए एंटरप्राइज से, तो वो 15 दिन एक्स्ट्रा देगा और फिर इंफॉर्मेशन भी मांगेगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। स्टेप 6, जैसे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसके बाद सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से वो फैसला अपना सुनाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सेक्शन नंबर 29 तो आ गया समझ, यही है भाई पूरा का पूरा। ये पूरा इसमें यहाँ पे ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया मैंने आपको, ये आप एक बार रीड कर लेना सेक्शन 30, और ये साइमल्टेनियसली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक साथ समझा दिया आपको। 7 डेज वाला मैंने बता दिया, विच एवर इज लेटर वाला पॉइंट बता दिया। भाई मैं बताता रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया ना ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, ये सारे पॉइंट्स ये आपकी मौज करा देंगे, ये मौज। ठीक है जी, इसके बाद सेक्शन नंबर हमारे पास जो आता है वो आता है 29, तो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद जब पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। सेक्शन नंबर 30 आता है। सेक्शन नंबर 30 हमसे सिंपल सी कहता है कि कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जिसने नोटिस दिया है सेक्शन में वो कमीशन से इंक्वायर कर सकता है
तो जहां पर कोई भी पर्सन ने या एंटरप्राइज ने नोटिस दिया है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2, द कमीशन जो है वो इंक्वायर कर सकता है कि डिस्क्लोजर रिपोर्ट में करा है या नोटिस इज करेक्ट, मेड इन नोटिस इज करेक्ट और नॉट, वेदर द कॉम्बिनेशन हैज और लाइक एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा। सेक्शन 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 31 पे आओ कि क्या ऑर्डर पास किया जाएगा। सेक्शन 30 हो गया ना, 31 पे आ जाओ। हाँ 31 पे हमारा ऑर्डर है, मैंने इसके बारे में भी बना लिया था पूरा का पूरा, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। यहाँ 90 डेज वाला कहानी यहाँ पे आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनो, सेक्शन 31 क्या कहता है, पहले ये इतना तो पढ़ो जो कंफ्यूजन नहीं है। सेक्शन 31 हमसे ये कहता है, 30 तो आपका नॉर्मल है, उसको इग्नोर कर सकते हो आप। सेक्शन 31 ये कहता है कि अब कॉम्बिनेशन का ऑर्डर क्या पास करेगा ऊपर से, या तो ये पास करेगा कि एडवर्स इफेक्ट है, या तो ये पास करेगा कि एडवर्स इफेक्ट नहीं है, या फिर ये पास करेगा कि एडवर्स इफेक्ट तो है लेकिन उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं मॉडिफिकेशंस के थ्रू। ठीक है जी। तो अगर एडवर्स इफेक्ट है तो कॉम्बिनेशन टेक प्लेस नहीं करेगा, रोक दिया जाएगा उसको। ठीक है, अगर एडवर्स इफेक्ट है तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट है लेकिन मॉडिफिकेशन से उसे सुधारा जा सकता है, तो सीसीआई पार्टी को ये बोलेगा कि आप ये सारे चेंजेस कर लीजिए अपने में, और सीसीआई जो है उन चेंजेस को थोड़ा, उन चेंजेस को मान जाए, उन सीसीआई जो है पार्टीज को बोलेगा अपने अग्रीमेंट में ये थोड़े चेंजेस कर लीजिए और उसके बाद आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो या तो ये हो सकता है कि वो लोग एक्सेप्ट कर लें और मॉडिफिकेशन कर लें, उसके बाद कमीशन सीसीआई क्या करेगा, अप्रूव कर देगा कॉम्बिनेशन को। ठीक है, या तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है वो लोग एक्सेप्ट तो कर लें लेकिन मॉडिफिकेशन ना करें, तो उसके बाद कॉम्बिनेशन तो नहीं हो पाएगा फिर। तीसरा वो हो सकता है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो सीसीआई ने बोला, लेकिन वो पार्टीज जो है सीसीआई को कुछ अमेंडमेंट्स बता रही हैं। ठीक है, कि सीसीआई हम आपकी बात तो नहीं मान रहे लेकिन हम ये चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम ये सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, और वो सजेशन उन्हें 30 डेज के अंदर देने होंगे। अगर सीसीआई एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है मेरी बात मत मानो, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है, तुम ऐसा कर लो, अगर सीसीआई एग्री कर जाता है तो फिर उन्हें वो मॉडिफिकेशन करके फटाफट से अपना कॉम्बिनेशन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सीसीआई मना कर देता है कि मैं तुम्हारे वाले मॉडिफिकेशन से अग्री नहीं करता, तुम्हारे सजेशन से अग्री नहीं करता, जो मेरी सजेशन है सिर्फ उसको मानो, तो उन्हें फर्दर 30 डेज दिए जाएंगे, या तो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तब तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और फर्दर 30 डेज के बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर 30 डेज में वो सीसीआई की बात मान जाते हैं तो वो मॉडिफिकेशन करें और उसके बाद अपना आगे बढ़ जाए जीवन में। अब यहां पर ये एक सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है, कहता है लेकिन अगर कमीशन 210 दिन के अंदर ऑर्डर पास नहीं करता तो हम उसको कॉम्बिनेशन को डीम टू बी एक्सेप्टेड मान लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमने ऊपर भी पढ़ा था, और ऊपर भी जहां हमने पढ़ा था वहां पर भी 210 डेज था। बट यहां पर अगर आप जाते हो तो यहां पर अब 90 डेज दिख रहा है आपको कि डीम्ड मान लिया जाएगा if the commission does not on the expiry of 90 days from the date of publication pass an order, तो उसे डीम्ड मान लिया जाएगा। तो पहले ये 210 दिन था, है ना, अब ये 90 डेज है। तो हम सर कौन सा याद रखें, ऊपर 210 दिन लिखा है, नीचे 90 डेज लिखा है। देखो मैंने ना बहुत जगह चेक किया इसको, तो ये 90 डेज हो चुका है, बट आईसीए ने दो जगह 210 दिन लिख दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये 90 डेज ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने गूगल पे भी चेक किया था। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट डाल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप में से किसी भी बच्चों को क्लियर थॉट्स हैं इसके ऊपर, मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से 90 डेज होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है 210 दिन है तो प्लीज कमेंट करना, और फिर मैं उसके बारे में सर्च करूंगा, गो थ्रू करूंगा, रीड करूंगा उस स्टूडेंट के एंगल से, और अगर मुझे लगता है उसका कमेंट ठीक है तो मैं उसको मतलब जो भी है स्टार मार्क उसे पिन कर दूंगा, और फिर बाकी दुनिया की भी मदद हो जाएगी। मेरे हिसाब से इसको 90 डेज लेके चलिए आप। ठीक है, तो 90 डेज अगर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उसको डीम मान लिया जाएगा। लेकिन 90 डेज की कैलकुलेशन में आपको एक चीज मैं बता दूं, तो अगर यार इसके हिसाब से देखें तो फिर हमारे दो, अब आप देखो
इन डेज को हम कंसिडर नहीं कर रहे। जो ऊपर एक्सटेंशन थी ना उनको हम कंसिडर नहीं करें, जो सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 8 के 30 डेज थे वो हमारे कंसिडर नहीं करे जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ 90 डेज, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ 90 डेज। ये बात याद रखना, एक्सटेंशन वाले जो डेज हैं वो कंक्लूड नहीं करे जाएंगे। अब सर ये एक्सटेंशन कौन सी, अब एक्सटेंशन ही थी 30 डेज की, कौन सी वाली सर, हमें तो याद नहीं है, मुझे पता था तुम लोगों को याद नहीं होगा यार, तुम लोग नलायक हो। ये वाले 30 डेज जो मैंने यहाँ बताए और ये वाले 30 डेज, इन दोनों को 90 डेज के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी भाई, ये वाला जो मैंने समरी बनाई है ना ये आपकी मौज कर देगी। तो यहाँ पर जो मैंने 210 दिन लिखे हैं इसको काट के 90 डेज कर देना, और 210 दिन वाला अगर कोई है तो मुझे बता देना क्यों है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 90 डेज करता हूं तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाले जो 2 दिन हैं, दो 30 डेज हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको हटा के 90 डेज माने जाएंगे। बस यही था इस चैप्टर में जो अलग था, जिसकी वजह से मैंने पूरा वीडियो दोबारा बनाया है। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन नंबर 31 में यही बोला गया है जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है, 90 डेज शैल बी रिकॉर्ड एंड डायरेक्टेड टाइम एक्सटेंडेड। उसके बाद वॉइड हो जाएगा एक्विजिशन अगर नहीं, अगर मतलब इफेक्ट है तो। ठीक है जी। बस अब यही सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये चार्ट के फॉर्म में है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कुछ भी छुड़वा नहीं रहा, सब कुछ है। अब देखो यहाँ डीम्ड अप्रूवल में 210 दिन लिखा हुआ है उन्होंने, ICAI। चलो यहाँ पर आपका मेन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सारा थियोरेटिकल है। चलो फटाफट से थियोरेटिकल वाला करवा देता हूँ। जब भी पढ़ो तो बुक भी खोल लेना और मेरा ये कॉम्पिटिशन एक्ट के नोट्स भी खोल लेना, आपका बहुत सही तरीके से रिवीजन हो जाएगा, बहुत सही तरीके से। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी कमेंट कर देना, और तारीफ करनी है तो वो भी कर देना, क्योंकि मेहनत तो लगी है। ठीक है। सेक्शन नंबर 32, एक्ट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एन इफेक्ट इन कंपटीशन इन इंडिया। मतलब ऐसे उनको ये कंपटीशन एक्ट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो आउटसाइड इंडिया हो रही है लेकिन अगर उसका इफेक्ट इंडिया में हो रहा है तो उस केस में उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई करता है। इंडिया के बाहर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे इंडिया के कंपटीशन पर फर्क पड़ सकता है तो उसकी भी इंक्वायरी जो है CCI कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स उनके इसमें देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और इंक्वायरी जो होगी वो इसी तरीके से होगी जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 33 हमारे पास ये आता है कि जो CCI के पास ये पावर होती है कि वो हमारे इंटरिम ऑर्डर्स भी पास कर सकता है। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक अगर गलत काम रोकने हैं तो उसके केस में बीच में हमारे इंटरिम ऑर्डर्स भी पास करे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 35 हमसे ये कहता है कि कमीशन के सामने अगर बुलाया जाएगा तो एंटरप्राइज का कोई बंदा अगर नहीं जा सकता तो मतलब DG के सामने अगर बुलाया जाएगा तो मतलब सिंपल सी बात है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस भी जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस भी जा सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी जा सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर भी जा सकता है, या कोई अदर ऑफिसर भी प्रेजेंट हो सकता है कमीशन के आगे इंक्वायरी के लिए उनके बिहाफ पे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 36 हमसे कहता है कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 36 ये भी कहता है कि सिविल कोर्ट की जो पावर होती है, जो हमारी समन करने की पावर होती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पावर होती है, एविडेंस इकट्ठी करने की पावर होती है, इशूइंग कमीशन की पावर होती है, रिक्वेजिशन की पावर होती है, मतलब मैं इसको डाइस की पावर कहता हूँ। आपको याद होगा, अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसको याद होगा, डिस्कवरी एंड इशूइंग कमीशन, डिस्कवरी, उसके बाद ठीक है, उसके अलावा हमारा जो होता है इंक्वायरी, इन सब का जो हमारा होता है वो सारी पावर सिविल कोर्ट की पावर जो होती है हमारी उसके पास होती है। किसके पास होती है? CCI के पास। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 3 हमसे ये कहता है कि CCI जो होता है वो एक्सपर्ट्स की सर्विस को भी अवेल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब जो नीचे वाले सेक्शन है वो सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, CCI में आस्क फॉर CCI जो है आस्क कर सकता है परफॉर्म करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। CCI जो है किसी भी पर्सन को ये बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है और उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है जी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद सेक्शन नंबर 39 हमसे कहता है, सेक्शन नंबर 39 क्या कहता है जी? सेक्शन नंबर 39 हमसे कहता है कि अगर कोई पेनल्टी रिकवर करनी है तो वो पेनल्टी रिकवर करेगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी रिकवर करी जाती है वैसे ही इसके अंदर भी पेनल्टी रिकवर करी जाएगी। ठीक है, असेसिन डिफॉल्ट माना जाएगा उसको जो पेनल्टी नहीं पे करेगा तो। इसके बाद सेक्शन हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है जिसमें ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करी गई है। इसमें सिंपल सी बात करी गई है, डायरेक्टर जनरल ये वही बंदा है जिसको मैं सेक्शन नंबर 16 में अपॉइंट किया था असिस्ट करने के लिए। किसको? कमीशन को। तो यही लिखा है, और डायरेक्टर जनरल जो होता है वो किसके इशारे पे काम करता है? कमीशन के इशारे पे, और वो आता ही इसलिए कि वो असिस्ट कर सके किसको? कमीशन को। और हमने ऐसा ऊपर प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी में देखा ही। इसके बाद जो हमारी डायरेक्टर जनरल की पावर होती है वो हमारी वही होती है, जो हमारे डायरेक्टर जनरल जो होता है वो पावर कन्फर्ड करी गई है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 2 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द DG जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जैसा कि हमने ऊपर प्रोसीजर्स में पढ़ा था उस तरीके से। इसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा पेनल्टीज वाला सेक्शन आ जाता है कि पेनल्टीज कितनी होंगी। तो कॉन्ट्रवेंशन
ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कमीशन, अगर कमीशन के ऑर्डर्स का कॉन्ट्रवेंशन होता है तो वो उस केस में पेनल्टी किस तरीके से लगाई जाएगी उसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। तो यार सेक्शन नंबर 42 है जिसमें पेनल्टीज के बारे में बात करी गई है। सेक्शन नंबर 27, 28, 31 में जो ऑर्डर पास करे गए थे, 32, 33, 42, 42A, 43A में जो ऑर्डर पास करे गए हैं, अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो इतना फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? जो कि हमारा 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है ईच डे में, और मैक्सिमम जो होता है वो 10 करोड़ तक जा सकता है, जैसा भी कमीशन जो है डिटरमाइन करेगा। साथ में कहता है इफ एनी पर्सन अगर वो कंप्लाई नहीं करता ऑर्डर से तो उसको जो है जेल भी हो सकती है। कितनी? मिनिमम 3 साल, मैक्स सॉरी विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की जेल हो सकती है मैक्सिमम। साथ में पेनल्टी भी लग सकती है 25 करोड़ तक की, या फिर दोनों लग सकती है, जैसा भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होता है उनको ज्यादा सही, जैसा भी सही लगेगा। ठीक है, जब और ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉग्निजेंस लेके कर सकते हैं। उसका सेक्शन नंबर 42 कहता है कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर। कॉम्पेंसेशन मतलब जिस भी बंदे का नुकसान हुआ है, किसी का अगर नुकसान हुआ है तो किसी का अगर नुकसान हुआ है तो ऐसा ऑर्डर भी पास किया जा सकता है कि अगर आपके कॉम्बिनेशन से, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से अगर किसी बंदे का नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाए, ये भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 43 यही कहता है कि पेनल्टी लगाई जाएगी कि अगर आपने कमीशन के डायरेक्टर जनरल के फॉलो नहीं किया, अगर कोई भी पर्सन कंप्लाई नहीं करता है रीजनेबल विद द डायरेक्शन गिवन बाय द कमीशन या डायरेक्टर जनरल, तो उसको फाइन लगेगा कितना? 1 लाख रुपए का ईच डे, और मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ तक का हो सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 43A की पेनल्टी, अगर आपने सेक्शन नंबर 6 के नोटिस नहीं दिया, अगर आपने सेक्शन नंबर 6 का नोटिस नहीं दिया तो उस केस में आपकी पेनल्टी लगेगी 1% ऑफ द टर्नओवर और द एसेट्स, 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और द एसेट व्हिचएवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस केस में, सेक्शन नंबर 6 मतलब कॉम्बिनेशन का नोटिस अगर आपने नहीं दिया 30 डेज के अंदर अंदर, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी 1% ऑफ द टर्नओवर और एसेट व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद सेक्शन नंबर 44 हमसे कहता है कि आपने कभी भी अगर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी 50 लाख रुपए तक की, जो कि एक्सटेंड होकर 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। उसके बाद अगला, अगर आपने पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जो फॉल्स थे। ठीक है, यहां पर जो ऊपर है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आपने गलत दिए तो ठीक है, अगर आपने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉल्स दिए तब आपको 50 लाख की पेनल्टी जो एक्सटेंड हो सकती है 1 करोड़ तक की। लेकिन यहां पर है अगर इन जनरल आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत दिए, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, या फिर फॉल्स दिए या ओमिट दिए या विलफुली ऑल्टर किए तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है 1 करोड़ तक की। ठीक है, उसके बाद कमीशन के पास ये पावर है कि वो आपकी पेनल्टी को कम कर सके, और कुछ लॉज में उसने करे होंगे तो उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन है पेनल्टीज की, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, एक रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक रीड कर लीजिएगा कि किस प्रोसीजर के थ्रू कैसे वो प्रोसेस करके पेनल्टी को कम कर सकता है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने जैसा नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 49 हमसे ये कहता है कि सेक्शन नंबर मतलब लेसर पेनल्टी पता कब लगा देगा, मैं आपको बताऊं, लेसर पेनल्टी तब लगा देता है जब कोई बंदा फुल कॉर्पोरेट कर रहा है या फुल्ली सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा है, ट्रू डिस्क्लोजर दे रहा है। ठीक है, डीजी की रिपोर्ट से पहले उसने खुद ही सब कुछ सच सच बता दिया। ठीक है, और प्रोसीडिंग्स में सहयोग कर रहा है, तो अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो लेसर पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में लेसर पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। ठीक है जी, इसके बाद ये बातें वही है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद सेक्शन नंबर 47 हमसे ये कहता है कि जो भी पेनल्टीज का पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट होकर कहाँ जाएगा, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने गलत काम किया है तो जो भी उसका पर्सन इंचार्ज होगा उसके ऊपर गिल्टी और पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर पर्सन इंचार्ज ये प्रूव कर दे कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो जो भी मैनेजमेंट से इन्वॉल्व था उन पर लगाई जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जो पर्सन इंचार्ज होता है, जो बड़े लोग होते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए कंपनीज के केस में, जिनके पास अथॉरिटी पावर होती है, और अगर उन्हें नॉलेज थी और फिर भी गलत काम होता गया तो उनके ऊपर ही पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद सॉरी इसके बाद अगला हमारे पास जो आता है वो कंपटीशन एडवोकेसी का आता है। ये है क्या? कंपटीशन एडवोकेसी का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन एडवोकेसी का मतलब होता है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नई पॉलिसी या फिर कोई भी नया अमेंडमेंट लेके आएगी, किसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, तो इनसे बोलेगी, कंपटीशन एडवोकेसी से बोलेगी कि आपको 60 डेज के अंदर अंदर अपनी राय देनी है। जो भी ये सुझाव देंगे उसको जरूरी नहीं है कि इम्प्लाई कर दें, वो अप्लाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बस उसके सुझाव को रिकमेंडेशन कह सकते हो कि हाँ उनकी बात सुनी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारा बजट आना होता है फरवरी में, ठीक है, फैब में जब बजट आता है तो आईसीआई रिकमेंडेशन भेजता है। अब सारा निर्मला सीतारमण जी मानती तो है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मानती वैसे तो मैं बताऊं आपको, लेकिन हाँ रिकमेंडेशन तो दे देता है ना आईसीआई। वैसे ही कॉम्पिटिशन एडवोकेसी भी अपनी रिकमेंडेशन या अपनी बात रख देगा। अगर उनको बात माननी होगी तो मान लेंगे, नहीं माननी होगी तो नहीं मानेंगे। वही मैंने बोला कि वो बाउंड बाय द ओपिनियन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सीसीआई का काम जो होता है वो प्रमोट करना होता है कॉम्पिटिशन एडवोकेसी को, उनसे पूछना
होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर जो हमारा 8 आता है वो यही कहता है कि ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो सीसीआई को ग्रांट देगा और उसी से उनका काम चलेगा। उसके बाद कंपटीशन फंड में जो भी पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट ने जो ग्रांट, एक तो गवर्नमेंट देगी, अब सैलरी वगैरह पे करनी है ना भाई, गवर्नमेंट तो पैसा देगी ना सीसीआई को, गवर्नमेंट ग्रांट हो गई, फीस जो रिसीव होती है वो हो गई, और इंटरेस्ट वगैरह जो रिसीव होता है वो सारा आ गया। वो सारी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी इनकी, एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन सैलरी पे करने में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में होगा, इंक्वायरी वगैरह करेंगे तो उसमें भी तो खर्चा होता है, अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो होता है, वो सारा होगा। ठीक है जी। उसके बाद कंपटीशन फंड जो के जो कमिटी ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कमीशन, वही लोग इसके अंदर रहेंगे, तो इतना कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट, मतलब जो भी सीसीआई के अकाउंट्स, सीसीआई का जो हमारा पूरा का पूरा जो पैसा होगा उसका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, सीसीआई का भी अकाउंट मेंटेन किया जाएगा ऑब्वियसली, वरना ये लोग घपला नहीं कर सकते क्या। वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी उससे मंगवाएगी और वो प्रोवाइड करेंगे। तो कब प्रोवाइड करेंगे, ये एनुअल स्टेटमेंट, ये डेट है एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग विद इन 31 मार्च ऑफ द एवरी ईयर। ठीक है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगी उन्हें प्रोवाइड करनी होगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। उसके बाद वो फॉरवर्ड करेंगे और ये सीएजी जो है उसका ऑडिट भी करवाएगी, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में भी रखी जाएगी। कितने साल तक अकाउंट्स को मेंटेन करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 10 साल तक अकाउंट्स को मेंटेन करना है। कितने साल तक? 10 साल तक जो है अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी। ये सारी चीजें ही हैं। एनुअल रिटर्न बनाया जाएगा, और कमीशन जो है एनुअल रिटर्न बनाएगी, साल में एक बार जो है प्रोवाइड करेगी। कमीशन जो है वो प्रिपेयर करेगी एनुअल रिपोर्ट, कमीशन जो है वो इंक्लूड करेगी एनुअल रिपोर्ट में जो भी आइटम्स वगैरह जो भी जैसा भी है, और कमीशन जो है फॉरवर्ड करेगी एनुअल रिपोर्ट कितने दिन के अंदर अंदर, 180 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द ईयर। जैसे साल खत्म होगा उसके 180 दिन के अंदर अंदर किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करेगी अपनी, और वो उसे पार्लियामेंट में भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है 8A एप्लेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई बंदा परेशान है तो किसके पास जाता है, ट्रिब्यूनल के पास जाता है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हेयर करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा अपील, और एजुकेट करेगा। तो अपील फाइल करने के लिए आपको किसके पास जाना है, एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास ही जाना है। तो सेक्शन नंबर 53 में तो यही बताया गया कि एप्लेट ट्रिब्यूनल में क्या क्या रहेगा, कैसे बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारा एनसीएलटी होता है वैसे ही हमारा ये रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से चलेगा सारा कुछ। उसके बाद किसी बंदे को अगर अपील करनी है एनसीएलटी के पास तो 60 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है। प्लस अगर अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो उसके बाद भी आप अपील कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद वो अपील वगैरह फाइल 6 महीने के अंदर अंदर, एक चीज याद रखना, 6 मंथ के अंदर अंदर जो है अपील फाइल करने से 6 मंथ के अंदर अंदर तक जो है फैसला एप्लाई ट्रिब्यूनल को देना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई फाइल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है, कोई भी बंदा जो है एग्री होगा अगर डिसीजन से सीसीआई के, तो वो अपील फाइल कर सकता है किसके पास, 60 डेज के अंदर अंदर एप्लाई ट्रिब्यूनल के पास। एप्लाई ट्रिब्यूनल 6 महीने के अंदर अंदर फैसला दे देगी। इसके बाद 53C से तक तो हमारा खत्म हो गया। फिर इसके बाद 53N आता है, अवॉर्डिंग कंपनसेशन। वही क्लेम ऑफ कंपनसेशन जो है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, एंटरप्राइज, एनी पर्सन वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास टू एडजुकेट और पास एन ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, कि मुझे इतना नुकसान हुआ था तो कंपनसेशन के लिए जो है आप ऑर्डर पास कर दीजिए, क्लेम एंड कंपनसेशन। ठीक है जी। एनसी उसके बाद यही चीजें हैं यार। उसके बाद लोगों को बुला सकता है, सिविल कोर्ट की उनके पास पावर है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। ठीक है। और जो भी प्रोसीडिंग्स होगी एप्लेट ट्रिब्यूनल की वो सारी हमारी डीम टू भी क्या नाम है उसका, सिविल प्रोसीडिंग, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ही मानी जाएंगी। ठीक है। और जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वैसे ही माना जाएगा, और इसका ऑर्डर भी इसी तरीके से पास किया माना जाएगा जैसे कोर्ट का ऑर्डर हो। अगर कोई बंदा एप्लेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं मानता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर का तो आपने हवा में उड़ा दिया बेटा, वो हवा में ही उड़ाने लायक है, वो पेनल्टीज के बारे में बात है, आप एक बार पढ़ लेना। एप्लेट ट्रिब्यूनल मैंने डेज बता दिया किस तरीके से होगा, वो बता दिया, सिविल कोर्ट की पावर है ये बता दिया, और क्या चाहिए आपको। ठीक है। अब प्रॉपर क्लास तो नहीं है ना, रिवीजन में इतना ही है, और वैसे भी मैंने बहुत डिटेल में इस बार आपको समझाया है एंड कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर। ठीक है। उसके बाद पेनल्टी जो होगी, अगर आपने एप्लेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो पेनल्टी कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, जो कि हमारा, और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकता है, जैसा भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। रिकवरी ऑफ कंपनसेशन वाला हो गया। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी आप एप्लेट ट्रिब्यूनल के सामने भेज सकते हो। अगर आप एप्लेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो, हाँ, अगर आप एप्लेट ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हो तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करोगे, अपील फाइल करोगे 60 डेज के अंदर अंदर, प्लस रीजन है तो वो भी चलेंगे। ठीक है जी। हाँ। जैसे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट, जैसे अगर एप्लेट ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चल रही है और आपने अगर एप्लेट ट्रिब्यूनल का कंटेम्प्ट किया, मतलब उनकी बात नहीं मानी, उनकी बेइज्जती करी, तो जैसे हाई कोर्ट का बेइज्जती करने पे आपको जो
हर्जाना होता है, वैसा ही सेम एप्लेट ट्रिब्यूनल को भी अगर आपने बेइज्जती करी तो वही हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है किसी को भी एग्जाम कर सकती है मैं नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन को सुपरसीड करती है, टेक ओवर कर सकती है अगर उसको ऐसा लगता है। सुपरसीड करने का मतलब होता है टेक ओवर कर सकती है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो कमीशन के लोग हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो वो क्या कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है। लेकिन कितने टाइम तक के लिए, 6 महीने तक के लिए टेक ओवर कर सकती है, और 6 महीने के अंदर अंदर उसे नए बंदे लेके आने पड़ेंगे, या फिर पुराने बंदे को ही अगर निकाल रहे तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और अपॉर्चुनिटी में ऑफ बीइंग हेड अगर वो लोग निर्दोष हैं तो उनको ही वापस ले आया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो लोग निर्दोष नहीं है तो फिर नए बंदे लेके आएंगे, फ्रेश अपॉइंटमेंट करी जाएगी। हाँ, एक चीज और है, जो भी आप चेयरपर्सन होता है या मेंबर होता है या तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी तरीके से लीक नहीं करेंगे, ठीक है। एप्लेट ट्रिब्यूनल वाले हो गए या कमीशन वाले लोग हो गए, वो किसी भी तरीके से लीक नहीं करेंगे, किसी और को प्रोवाइड नहीं करेंगे अनलेस एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ होगा तो। जो हमारे इनके लोग होते हैं, चेयरपर्सन मेंबर्स होते हैं, डीजी वगैरह होते हैं, वो लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, और वो गुड फेथ में काम करते हैं, ऐसा माना जाएगा कि गुड फेथ में वो काम कर रहे हैं। सिविल कोड जो है इंटरफेयर नहीं करेगा इनके काम में, और इनके पास पावर है कि वो रूल बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो भाई यहीं तक था, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी आगे मिसलेनियस पार्ट्स है, आप जाके पढ़ लीजिएगा कि क्या है ये कहानी, कि जब लॉ आया था ये तब की है, ठीक है। ये मैंने पहले भी नहीं पढ़ाया था, इस बार भी नहीं पढ़ाऊंगा, इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है, कि जब एक्ट आया था उनसे रिलेटेड है, सारा थियोरटिकल पार्ट है, एक बार रीड कर लेना, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। और ये रेगुलेशन से रिलेटेड आईसीए का नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको रीड कर लेना कि आपको याद आ जाएगा कि किस तरीके से आपको रेगुलेशंस को पढ़ना चाहिए और क्यों मैंने हवा में उड़ाया, ठीक है। तो बस यही था ये चैप्टर। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा और आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं न्यू वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और डालूंगा बाकी के चैप्टर्स की भी। तो सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।